तो डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट पॉइंट की, रासायनिक साम्य। देखो जेट में यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। रासायनिक साम्य में से केवल एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है एक क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रासायनिक साम्य में। देखो पहले तो रासायनिक साम्य की डेफिनेशन है ये कि रासायनिक साम्य कहते किसे हैं। तो देखो डेफिनेशन समझेंगे अपन आगे, लेकिन अभी तो केवल आप यूं देख सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में रासायनिक साम्य उस अवस्था को कहते हैं। रासायनिक साम्य उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समय के साथ अभिकार को वो उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये अवस्था तब आती है जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, दोनों का वेग क्या आ जाए, समान आ जाए। ये डेफिनेशन आराम से समझ में आएगी आपको आगे की ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, परिभाषा है क्या। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होती है कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी क्रिया कारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। तो जब क्रिया कारक उत्पाद में बदलते हैं तो इसको तो बोलते हैं अपन अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया। और उत्पाद आपस में रिएक्ट करके अगर क्रिया कारक का निर्माण करते हैं तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, पश्च अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, पश्च अभिक्रिया। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, वह अभिक्रिया जो अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों में संपन्न होती है, यानी क्रियाकारकों से उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उत्पादों से वापिस से क्रियाकारक बनाए जा सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उसको कहते हैं जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, यानी केवल क्रियाकारकों से अपन उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, उत्पाद को वापिस क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जो अपन साम्य की बात करेंगे, रासायनिक साम्य हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्थापित होता है। तो यहां पे ये अभिक्रियाओं के दो प्रकार हो गए। इसके अलावा देखो अपन एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाओं के दो प्रकार करते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन तो एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करते हैं, एक उष्मा सेपी अभिक्रिया की बात करते हैं। शोषी और सेपी की डेफिनेशन तो बहुत ईजी होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, और उष्मा सेपी अभिक्रिया उसको बोलते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन अगर पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है, वो अभिक्रिया तो कौन सी कहलाती है आपके पास में, उष्मा शोषी। तो परिभाषा तो होगी, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन देखो लास्ट तल्ले के जो अपन साम्य अवस्था पर प्रभावित करने वाले जो कारक है, उसको समझने के लिए अपन को इसका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि उष्मा शोषी अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे मतलब ये होता है, जैसे ये क्रियाकारक है ए प्लस बी, ये इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए उष्मा का ये क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, यानी इनको उष्मा अपन को देनी पड़ेगी। ये आपके पास में मान लो कोई पात्र है, निकाय है, सिस्टम है आपके पास में। इस सिस्टम में अपन ने क्रियाकारक ए और बी लिया, ये आपके पास में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में आपके पास में क्रियाकारक ए और बी है। इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए अपन को उष्मा देनी पड़ेगी, निकाय को उष्मा देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया प्लस का, यानी प्लस क्यू किलो कैलोरी के लगभग अपन ने क्या की, उष्मा दी। तब जाके ये उत्पाद किसमें बदले, सी प्लस डी में बदले। तो उष्मा शोषी का एक रिप्रेजेंटेशन, यानी क्रियाकार को क्रियाकारक का आपस में रिएक्ट करने के लिए उष्मा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, यानी उष्मा देनी पड़ती है। इस उष्मा को अगर मैं पक्षांतरण कर देता हूं आपके पास में, तो यहां पे ये ए प्लस बी और सी प्लस डी, यहां पे ये आपके पास में प्लस का चिन्ह, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपके पास में, माइनस का। तो ये माइनस का आपके पास में क्यू किलो कैलोरी उष्मा हो गई। तो उत्पाद से, वैसे उत्पाद के साथ में अपन जो उष्मा लिखते हैं, तो उत्पाद से उष्मा का कोई संबंध नहीं होता। उष्मा का अगर उत्सर्जन और अवशोषण होता, वो केवल किससे संबंधित होता, क्रियाकारकों से। तो अगर उत्पाद के साथ में आपको सीधा चिन्ह मिलता है, तो चिन्ह तो माइनस का है, तो ये माइनस का चिन्ह देख के मैक्सिमम पब्लिक समझ लेती है इसको कि यह अभिक्रिया कौन सी है आपके पास में, उष्मा सेपी है। लेकिन आप ये देखो उत्पाद के साथ में उष्मा लिखी गई है, इसका मतलब ये उष्मा किधर से पक्षांतरण की गई है, क्रियाकारकों से। तो अगर वापिस इसको अगर मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमेशा याद रखना, अगर उत्पाद के साथ में उष्मा मिले तो जैसा चिन्ह उसका उल्टा मानना। अगर उत्पाद के साथ में माइनस है, इसका मतलब ये उष्मा को मैंने क्या किया, पक्षांत यानी क्रियाकारकों से उधर लेके गया हूं उत्पाद के साथ में। इसी प्रकार यह पूरी अभिक्रिया अपन ए प्लस बी लिखे, रही अभिक्रिया में सी प्लस डी, ये कोमा का चिन्ह लगा के अलग से अगर उष्मा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जैसा चिन्ह है वैसा का वैसा चिन्ह मानोगे। प्लस है तो आपको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब इस अभिक्रिया में अपन ने उष्मा दी है, प्लस क्यू किलो कैलोरी उष्मा अपन ने क्या की है, दी है। इसी प्रकार उष्मा सेपी के लिए वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसका मतलब उत्सर्जन होगा तो ये क्रियाकारक ए और बी है ना, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो सिस्टम है निकाय है, इससे उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो यहां पे अपन ने देखो इनके आपस में रिएक्ट करने से उष्मा का, तो यहां चिन्ह लगाया अपन ने किसका, माइनस का। और इसी उष्मा को अगर अपन उधर पक्षांतरण करते हैं, उत्पाद के साथ में लिखते हैं, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, तो उत्पाद के साथ देखो उष्मा मिल रही है,
तो उत्पाद के साथ वहां पे चिन्ह कौन सा दिख रहा, प्लस। तो प्लस को आप यूं नहीं मानोगे कि ये आपके पास में प्लस है तो ये उष्मा शोषी हो गई, नहीं, ये उष्मा सेपी है, क्योंकि उत्पाद के साथ में उष्मा लिखी है और उत्पाद के साथ में उष्मा लिखते हैं तो उसका मतलब उत्पाद के साथ में उष्मा का कोई अर्थ नहीं होता। ये उष्मा किधर से पक्षांतरण की है मैंने, क्रियाकारकों से। ये पूरी अभिक्रिया में अलग से a प्लस बी सी प्लस डी, वही देखो कोमा का चिन्ह लगा के मैंने अलग से रिप्रेजेंटेशन किया माइनस। इसका मतलब ये अभिक्रिया में उष्मा का क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उष्मा का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। तो आपको उष्मा शोषी और उष्मा सेपी के लिए ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर वाले की बात है, इन दोनों की ये दोनों आपको सही ढंग से आना चाहिए। अगर उत्पाद के साथ अगर आपको बिना कोमा का चिन्ह लगाए हुए यानी उत्पाद के साथ उष्मा मिलती है तो जैसा चिन्ह उसका उल्टा मानोगे, माइनस है तो वो प्लस है और प्लस है तो वो माइनस है। और यदि अलग से उष्मा लिखी हुई है तो जैसा चिन्ह वैसा का वैसा मानोगे, अगर प्लस है तो उष्मा शोषी और माइनस है तो आपके पास में कौन सी, उष्मा सेपी। इसके बाद में तो ये दोनों आगे अपने काम में आएंगे, देखे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो एक द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की। ये द्रव्यानुपाती की क्रिया का नियम किसने दिया था, गुलबर्ग और पीवागे ने दिया था। क्या कहता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, भाई कोई भी आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होती है, सांद्रता ही तो होती है, मोलरता जिसको बोलते हैं। देखो एक रिएक्शन लिखी मैंने, जैसे आपके पास में N1A प्लस N2B है, ये अभिक्रिया चेंज किस में हो रही है, उत्पाद में। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ना, ये वेग R, ये समानुपाती होगा ये क्रियाकारक सक्रिय द्रव्यमान को अपन बड़े कोष्टक में यानी सांद्रता है, तो इसका मतलब ये आपके पास में क्रियाकारक एक की सांद्रता, मोलों की संख्या अपन को यहाँ पावर में लगाते हैं N1, इसके मोलों की संख्या N1 है। इसी प्रकार क्रियाकारक B का सक्रिय द्रव्यमान और मोलों की संख्या आपके पास में कितनी है, N2 है, ये किस में लगाएंगे अपन, पावर में। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखो क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या आपके पास में समानुपाती होता है। तो ये सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को उठाएंगे तो अपने पास में स्थिरांक आता है जिसको अपन दर नियंतांक या क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। और देखो सक्रिय द्रव्यमान होती है, इसका होती है ग्राम मोल अणुओं की संख्या होती है प्रति लीटर में, यानी इसका मतलब मोलरता हो गई, क्या हो गई आपके पास में, मोलरता। यानी मोलरता का मतलब हो गया 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसका मतलब सक्रिय द्रव्यमान की जो इकाई होगी आपके पास में, सक्रिय द्रव्यमान की यूनिट की बात करें तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे अपन किससे समझ सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब ये सांद्रता है, वास्तव में क्या है, मोलरता है, क्या ये, मोलरता। तो मोलरता की जो इकाई हो गई वो आपके पास में क्या हो गई, मोल प्रति लीटर हो गई, क्या हो गई, मोल प्रति लीटर। यानी ग्राम मोल अणुओं की संख्या प्रति लीटर में हो क्या कहलाता, सक्रिय द्रव्यमान। तो द्रव्यानुपाती की जो क्रिया का नियम है गुलबर्ग और पीवागे ने दिया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के, ये यहाँ पे सांद्रता की जगह अपन कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, सक्रिय यानी एक्टिव मास, यानी क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, जैसे दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये पूछ ले, देखो एक है HI की 64 ग्राम मात्रा 2 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो HI का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। इसका मतलब HI का सक्रिय द्रव्यमान पूछा, इसका मतलब HI की आपको क्या पूछी है, मोलरता पूछी है, यानी सांद्रता पूछी है। तो यहाँ पे अपन देखो क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया आपके पास में HI को ऐसे बड़े कोष्टक में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये HI का क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गया। अगर इसके सक्रिय द्रव्यमान की बात करें तो देखो सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ देखो आप, सक्रिय द्रव्यमान फॉर्मूला ज्ञात करने का, सक्रिय द्रव्यमान, तो सक्रिय द्रव्यमान अपन यूं ज्ञात कर सकते हैं, ग्राम मोल अणुओं की संख्या होती है, और ग्राम मोल कैसे निकाल सकते हैं अपन, अवयव की ग्राम में मात्रा, अवयव की ग्राम में मात्रा, अवयव की ग्राम में मात्रा बटा, अपन यहां पे लिख सकते हैं अवयव का मोलर द्रव्यमान, अवयव का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन, इनटू आपके पास में विलियन का आयतन, और ये किस में होना चाहिए, हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो सक्रिय द्रव्यमान को अगर अपन को ज्ञात करना तो अवयव की ग्राम में मात्रा बटा अवयव का मोलर द्रव्यमान, तो अवयव की ग्राम में मात्रा बटा अवयव का जो मोलर द्रव्यमान होते हैं इसको अवयव के मोल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, अवयव के मोल। और ये नीचे आपके पास में विलियन का आयतन किसमें है, लीटर में। तो यहाँ पे HI का अगर मेरे को सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अवयव आपके पास में हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इसकी ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है आपके पास में, 64। और यहां पे अपन बात करें आपके पास में HI का जो आपके पास में मोलर द्रव्यमान होगा, तो देखो आयोडीन का तो जो मोलर द्रव्यमान होता है, आयोडीन का अगर अपन मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका होता है आपके पास में 127 होता है, और हाइड्रोजन का आपके पास में कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया ये आपके पास में 128 हो गया, कितना हो गया 128। और विलियन का आयतन आपके पास में कितना दे रखा, 2 लीटर में दे रखा है।
तो ये देखो अवयव की ग्राम में मात्रा बटा अवयव का मोलर द्रव्यमान, ये तो किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास में मोल में। देखो 64 से अगर मैं 128 को डिवाइड करूं तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो ये 1/4 हो जाएगा। इकाई किसमें होगी इसकी आपके पास में, मोल प्रति लीटर में। 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, अगर 1 से तो नहीं जाएगा, तो आपके पास में 0.10 हो गए। 10 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। शेषफल बच गए 2, 20 हो जाएंगे। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो ये आपके पास में मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो बताओ एच आई का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास में, 0.25 और आपके पास में मोल प्रति लीटर में। इसी प्रकार फिर एक क्वेश्चन है, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड की 15 ग्राम मात्रा 500 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है, तो NO का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास में NO का सक्रिय द्रव्यमान की बात करें तो जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला अवयव की ग्राम में मात्रा बटा अवयव का मोलर द्रव्यमान। अब अवयव की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है आपके पास में, 15 NO की। और इसका NO का सक्रिय द्रव्यमान की बात करें, अगर अपन बोले NO का आपके पास में मोलर द्रव्यमान, सॉरी सक्रिय द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं अपन, तो अपन बोलते हैं देखो नाइट्रोजन का तो कितना होता है आपके पास में 14 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो कितना हो जाएगा आपके पास में 16। तो टोटल ये कितना हो गया आपके पास में 30 हो गया। इसका आपके पास में नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान। तो अवयव की ग्राम में मात्रा, नाइट्रिक ऑक्साइड की ग्राम में मात्रा 15 दे रखी है, इसका मोलर द्रव्यमान आपको पता कितना हो गया 30। और विलियन का आयतन कितना दे रखा है आपके पास में, 500 मिलीलीटर में दे रखा है। ये देखो 500 मिलीलीटर में, जबकि विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यानी वी आपके पास में कितना दे रखा, 500 मिलीलीटर में दे रखा। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए बताओ, मैं 500 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो 0.5 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 लीटर। या यहीं पे देखो 1000 से अगर अपन डिवाइड करते हैं, ये देखो 1000 मैंने यहाँ पे मिलीलीटर को किस में चेंज करने के लिए, लीटर में। तो ये बताओ अब किस में चेंज हो गया आपके पास में, लीटर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। तो आपके पास में इसका मतलब NO का आपके पास में जो सक्रिय द्रव्यमान आएगा, तो नीचे भी आपके पास में 15 और ऊपर भी 15। तो ये आपके पास में 1 और आपके पास में क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो बताओ कितना हो गया आपके पास में सक्रिय द्रव्यमान, 1 मोल प्रति लीटर NO का क्या हो गया आपके पास में, सक्रिय द्रव्यमान हो गया। तो सक्रिय द्रव्यमान से यहाँ से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे तो सिंपल सा तरीका होता है सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करने का। किसी भी अवयव का अगर सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करवाते हैं तो अवयव की ग्राम में मात्रा बटा अवयव का मोलर द्रव्यमान और इनटू नीचे आपके पास में विलियन का आयतन। लेकिन किस में लेना विलियन का आयतन, हमेशा लीटर में। मिलीलीटर में हो तो लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब देखो आ गया रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में वह स्थिति जिस पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए, अर्थात क्रियाकारकों की उत्पाद में बदलने की दर और उत्पादों की क्रियाकारक में बदलने की दर क्या हो जाए, समान हो जाए, क्या कहलाता है, रासायनिक साम्य कहलाता। देखो इसको समझने के लिए आप यूं देखो, ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में N1A प्लस आपके पास में N2B, और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में अग्र दिशा में, तो चेंज हो रही है आपके पास में किसमें, M1C प्लस M2D के अंदर। और ये पश्च अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपके पास में अग्र दिशा में हो रही है, ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है, पश्च दिशा में हो रही है। अगर अपन बात करें अग्र अभिक्रिया के लिए, तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो इन क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। पश्च अभिक्रिया में क्या होता है, ये उत्पाद आपस में रिएक्ट करके किस में बदलते हैं, क्रियाकारक में। तो अगर मैं यहाँ पे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से लिखना चाहूं अग्र अभिक्रिया के लिए, तो अग्र अभिक्रिया का वेग यानी R फॉरवर्ड आपके पास में किसके समानुपाती होगा, क्रियाकारकों के सक्रिय। तो क्रियाकारक A का सक्रिय द्रव्यमान मोलों की संख्या आपके पास में N1 है, और क्रियाकारक B का सक्रिय द्रव्यमान और मोलों की संख्या क्या आपके पास में N2। इनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को उठाएंगे तो RF आपके पास में क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा, यानी अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक है। और ये आपके पास में A की पावर N1 और ये आपके पास में B की पावर है N2 है। ये हो गया आपके पास में कौन सी अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए। यहाँ पे KF का मतलब आपके पास में अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक है। कौन सी अभिक्रिया का, अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक, अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक। इसी प्रकार अगर अपन पश्च अभिक्रिया के लिए बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R बैकवर्ड, यानी पश्च अभिक्रिया का वेग बताओ किसके ऊपर, तो पश्च अभिक्रिया के लिए कौन होते हैं, यानी ये आपके पास में पश्च अभिक्रिया में C और D आपस में रिएक्ट करके किस में बदलेंगे, आपके पास में क्रियाकारक A और B में। तो पश्च अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, आपके पास में C के सक्रिय द्रव्यमान मोलों की संख्या आपके पास में M1 और D के सक्रिय द्रव्यमान और मोलों की संख्या को अपन सांद्रता के घातांक में लगाते हैं, ये मोलों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में M2। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को उठाएंगे तो अपन RB और ये आपके पास में किसका आ जाएगा, KB, और ये C का सक्रिय द्रव्यमान मोलों की संख्या M1 और ये D का सक्रिय द्रव्यमान और मोलों की संख्या आपके पास में कितनी है, M2। ये KB को अपन बोलते हैं पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक, क्या बोलते हैं, पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक।
अब देखो कोई भी एक रासायनिक रिएक्शन होती है, जैसे अपन बात करते हैं, ये आपके पास में रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, ये चेंज किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट पी के अंदर। देखो प्रारंभ में अपन बात करते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पर अपन बात करें, प्रारंभ में, किसमें, प्रारंभ में, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे भी ये देखो आपके पास में, जैसे अगर अग्र अभिक्रिया की बात करें, ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है, अग्र दिशा में, और ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है, पश्चिम दिशा में। तो इसको M1 कर लो, इसको M2 कर लो। ये देखो अपन बोलते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग तो किन के ऊपर, ए और बी की सांद्रता पर निर्भर करेगा, और पश्चिम अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा, सी और किसकी सांद्रता पर, डी की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये M1 है आपके पास, ये M2 है। तो यहाँ पे अपन यूं बात करते हैं, देखो अगर मैं यूं समझाना चाहूँ, ये कोई रिएक्शन आपके पास में रिएक्टेंट है, ये चेंज किसमें हो रहा है आपके पास में, प्रोडक्ट में। देखो प्रारंभ में अपन ये बोलते हैं, प्रारंभ में यानी इनिशियल स्टेज के ऊपर, यानी t बराबर 0 सेकंड पे अगर क्रियाकारकों के 100 मोल लेते हैं तो उत्पाद के कितने बनेंगे आपके पास में, 0। अभी क्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है। अब अपन यहाँ बात करें कि t बराबर अगर 1 सेकंड पे अपन बात करते हैं, यानी एक समय पे अगर क्रियाकारकों से मान लो कि 10 मोल वियोजित होकर उत्पाद में बदल जाते हैं, तो अगर उत्पाद के 10 मोल बनेंगे तो क्रियाकारकों के कितने रह जाएंगे, 90। अब t बराबर अगर अपन 2 सेकंड पे बात करें, तो अगर मान लो कि उत्पाद के 20 मोल बनते तो ये कितने रह जाएंगे, 80। अगर इनके 30 मोल बनते तो ये कितने रह जाएंगे आपके पास में, 70। अगर इसके 40 मोल बनते उत्पाद के तो ये कितने रह जाएंगे, 60। और यदि यहाँ पे 50 मोल इसके बनते तो यहाँ पे इधर भी कितने रह जाएंगे आपके पास में, 50 रह जाएंगे। यानी इसका मतलब क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ में घटती है और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ में क्या होती है, बढ़ती है। देखो क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ में घट रही है और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो अग्र अभिक्रिया का वेग होता है आर फॉरवर्ड, ये अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ में, अगर मैं देखो अग्र अभिक्रिया का वेग यानी वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचूं केवल, तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो देखो अपन ये बात करते हैं कि t बराबर अगर अपन 0 सेकंड की बात करते हो, अग्र अभिक्रिया क्रियाकारकों की सांद्रता मैक्सिमम होती है, तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो मैक्सिमम, तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो समय के साथ में घटता, आर फॉरवर्ड ये आपके पास में समय के साथ में क्या होता है, घटता है। क्योंकि अग्र अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ में क्या होती है, घटती है। जबकि पश्य अभिक्रिया का वेग उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो पश्य अभिक्रिया का वेग सी और डी की, तो पश्य अभिक्रिया का वेग समय के साथ में बढ़ता है, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ में क्या होती है, बढ़ती है। तो यही अगर मैं वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचू अपन यहाँ पे, किसके बीच में, वेग और समय के बीच में, पश्य अभिक्रिया के लिए, तो पश्य अभिक्रिया के लिए अपन बोलते हैं t बराबर 0 सेकंड पे आपके पास में पश्य अभिक्रिया का वेग कितना होता है, 0। लेकिन समय के साथ में पश्य अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है, यानी आर बैकवर्ड अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ में घटता है क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है, और पश्य अभिक्रिया का वेग समय के साथ में बढ़ता है क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। अग्र अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, पश्य अभिक्रिया का वेग उत्पादों की सांद्रता पर। तो इसका मतलब एक समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया में एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जिस पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास में, बराबर हो जाएंगे। और उसी को अपन रासायनिक साम्य कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जिस पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग दोनों अगर आपके पास में बराबर हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास में, रासायनिक साम्य कहलाता है। तो रासायनिक साम्य की सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह स्थिति जिस पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया के वेग के बराबर होने को अपन यूं भी बोल सकते हैं भाई, क्रियाकारकों की उत्पाद में बदलने की दर और उत्पादों की क्रियाकारक में बदलने की दर, दोनों दर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक साम्य कहलाएगा। अगर रासायनिक साम्य को अपन समझना चाहे तो इधर देखो आप, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे ये वेग आपके पास में, ये वेग और ये आपके पास में इधर जो ग्राफ खींचा गया है, ये किसके बीच में, समय के बीच में, वेग और समय के बीच में ग्राफ है। आपको पता देखो t बराबर 0 सेकंड पर उत्पादों की सांद्रता कितनी होती है, 0, जबकि क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होती है, मैक्सिमम। तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो आर फॉरवर्ड, अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ में घटता, और पश्य अभिक्रिया आर बैकवर्ड, पश्य अभिक्रिया का वेग समय के साथ में बढ़ता है। एक स्थिति पर दोनों अभिक्रियाओं के वेग यानी आर फॉरवर्ड बराबर आपके पास में आर बैकवर्ड हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी स्थिति जिस पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये अपन बोल सकते हैं क्रियाकारकों की उत्पाद में बदलने की दर या उत्पादों की क्रियाकारक में बदलने की दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या कहलाएगा, रासायनिक साम्य कहलाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं देखो साम्य की विशेषता, ये हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्थापित होता है। एक तो बात ये याद रखना है आपको, साम्य हमेशा बंद पात्र में स्थापित होता है। बंद पात्र इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्रियाकारक के उत्पाद मान लो वाष्पशील अवस्था में हो, तो अगर अपन बोलेंगे तो इसका अगर वाष्पशील होगा और पात्र खुला होगा, तो अपन बोलेंगे क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो साम्य स्थापित नहीं होगा।
इसके अलावा देखो साम्य गतिक साम्य होता है, अर्थात साम्य स्थापित होने के बाद अभिक्रिया रुकती नहीं है बल्कि एक समान वेग से चलती रहती है। इस स्थिति में क्रियाकारकों और उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन है नहीं होता, क्योंकि जितने समय में क्रियाकारक उत्पाद में बदलेंगे, जितने मोल क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलेंगे, उतने ही मोल उत्पाद के वापस किस में बदल जाएंगे, क्रियाकारक में बदल जाएंगे। इसका मतलब साम्य स्थापित होने के बाद में अपन ये बोल सकते हैं, ये देखो अगर अपन साम्य की बात करें, अपन किसके बीच में ग्राफ खींच रहे थे, वेग और समय के बीच में अपन ग्राफ जो खींच रहे थे अभी, तो अपन बोल रहे थे कि भाई अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ में घटता है और पश्य अभिक्रिया का वेग समय के साथ बढ़ता है, यानी आर फॉरवर्ड तो समय के साथ में घटता है और पश्य अभिक्रिया का वेग समय के, तो एक स्थिति पर दोनों वेग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। साम्य स्थापित होने के बाद में अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया, इसका मतलब अभिक्रिया एक समान वेग से निरंतर रूप से क्या रहती है, चलती रहती है। तो इसका मतलब साम्य होता है वो गतिक साम्य होता है। साम्य स्थापित होने के बाद में अभिक्रिया रुकती नहीं है, बल्कि अपन ये बोल सकते हैं कि साम्य स्थापित होने के बाद में क्रियाकारकों और उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन है नहीं होता। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो ये साम्य की विशेषताएं हैं। इसके बाद में देखो अपन बात करें साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करें साम्य अवस्था को या साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो साम्य अवस्था होती है वो केवल तीन कारकों से, जैसे ताप से, दाब से और सांद्रता से प्रभावित होता है। साम्य अवस्था पर देखो सांद्रता, ताप और दाब के प्रभाव को समझाने के लिए लासतल्य ने नियम दिया। लासतल्य क्या कहता है, अगर आप साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप और दाब में परिवर्तन करोगे तो साम्य स्वतः ही उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिस दिशा में जो परिवर्तन आपने किया वो परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सके, नष्ट हो सके। तो साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक अपन सांद्रता, ताप और दाब की बात करें तो साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप और दाब के प्रभाव को समझाने के लिए लासत्तल्य ने यह कहा कि अगर साम्य अवस्था पर आप सांद्रता में, ताप में और दाब में परिवर्तन करते हो तो साम्य अवस्था अपने आप उस दिशा में, या तो अग्र दिशा में या पश्य दिशा में, अपने आप उस दिशा में स्थापित हो जाएगा जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सके, नष्ट हो सके। तो देखो लासत्तल्य के अनुसार साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप और दाब में परिवर्तन करने पर साम्य स्वतः उस दिशा में विस्थापित हो जाता जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सके, नष्ट हो सके। जो आपने परिवर्तन किया वो परिवर्तन क्या हो सके, नष्ट हो सके। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। अगर ताप के प्रभाव की अपन बात करें तो देखो ताप के प्रभाव में भी अपने पास में अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, एक उष्मा सेपीय अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी के लिए अपन बोलते हैं आपके पास में डेल्टा एच का मान आपके पास में ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन जीरो से ज्यादा, इसका मतलब डेल्टा एच का मान क्या हो आपके पास में, पॉजिटिव हो। तो इसके लिए है कि अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया में तो अपन बोलते हैं अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया साम्य कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, जिससे परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाएगा, जो आपने ताप बढ़ाया वो परिवर्तन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया साम्य अग्र दिशा में, अग्र दिशा का मतलब दाईं तरफ, और इसी प्रकार उष्मा शोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर घटाने पर कौन सी दिशा में आएगा, साम्य या अभिक्रिया कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी। जबकि अपन उष्मा सेपी के लिए बात करते हैं तो डेल्टा एच का मान क्या होगा आपके पास में, नेगेटिव हो। ये देखो डेल्टा एच यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग, डेल्टा एच आपके पास में क्या होना चाहिए, डेल्टा एच क्या है आपके पास में, नेगेटिव, यानी लेस देन क्या हो, जीरो। उष्मा सेपी अभिक्रिया में अपन बोलते हैं कि अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तब अभिक्रिया आपके पास में कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित होगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सी दिशा में आपके पास में, पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी। तो उष्मा शोषी और उष्मा सेपी अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर अगर अपन ताप में परिवर्तन करते हैं तो शोषी में तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी ताप बढ़ाने पर साम्य या अभिक्रिया कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में, और घटाने पर पश्चिम दिशा में। जबकि छेपी के लिए याद रखना आपके पास में अगर एक्सोथर्मिक की अपन बात करते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया की, यानी डेल्टा एच का मान क्या है आपके पास में, नेगेटिव, उसमें अपन बोलेंगे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में, और घटाओगे तो कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में अभिक्रिया साम्य क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ये देखो कुछ अभिक्रियाओं में जैसे ये तो कोई इतना वो नहीं है, डेल्टा एन मोलों की संख्या के अंतर के आधार पे आप अभिक्रियाओं का प्रकार भी पता कर सकते हो। डेल्टा एन बराबर आपको पता उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल। अगर डेल्टा एन का मान ग्रेटर देन जीरो, यानी अपन यूं भी बोल सकते हैं सिंपल सी, ये इतना कोई वो नहीं है, आप यूं मान सकते हो कि जिन अभिक्रियाओं में अपन बोलते हैं कि देखो दो प्रकार की, एक वियोजन अभिक्रिया होती है, एक संश्लेषण अभिक्रिया, यानी विघटन अभिक्रिया हो गई, एक संश्लेषण अभिक्रिया हो गई। तो विघटन अभिक्रिया में तो इसका मतलब आपके पास में जैसे ये PCl5 है, ये PCl5 आपके पास में अभिक्रिया चेंज किस में हो रही है आपके पास में, PCl3 प्लस है Cl2 में, तो विघटन हो रहा है यहाँ पे। तो अपन ये बोल सकते हैं ये अभिक्रिया अगर अग्र दिशा में होगी तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपके पास में, उष्मा शोषी होगी।
जबकि पश्चिम दिशा में अगर इस अभिक्रिया को अपन रीड करते हैं, इसका मतलब PCl3 और Cl2 आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, PCl5 का। तो ये संश्लेषण अभिक्रिया है। तो संश्लेषण अभिक्रिया हमेशा कौन सी होती है, उष्मा सेपी होती है। तो इसके आधार पे ये जैसे डेल्टा एन अगर आपके पास में ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा, तब तो अभिक्रिया आपके पास में कौन सी होगी, उष्मा शोषी होगी, क्योंकि तब आपके पास में यानी उत्पाद के मोलों की संख्या क्रियाकार के मोलों से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। और डेल्टा एन का मान अगर जीरो से कम हो तो अपन बोलेंगे अभिक्रिया कौन सी होगी, आपके पास में उष्मा सेपी होगी। खैर ये हर अभिक्रिया पे लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ट्रिक है। इसके बाद में देखो अपन दाब के प्रभाव की बात करते हैं। देखो दाब बढ़ाने पर हमेशा अगर अपन दाब की बात करें तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया या साम्य अधिक मोलों से कम मोलों की ओर विस्थापित होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें यहाँ पे, जैसे मैं ये अभिक्रिया लिखी मैंने PCl5, ये आपके पास में गैस में, और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में किसमें, PCl3 और प्लस आपके पास में किसमें, Cl2 गैस में। अब इसमें अपन बात करें तो देखो यहाँ पे उत्पाद के मोलों की संख्या तो कितनी है आपके पास में, एक और एक दो, और जबकि क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी है, एक। तो अगर मैं दाब बढ़ाऊंगा तो दाब बढ़ाने पर लिखा हुआ कि अगर दाब बढ़ाते तो अभिक्रिया या साम्य अधिक मोलों से कम मोलों की ओर, तो इधर अधिक मोल और इधर कम मोल है, तो अपन बोलेंगे अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो जाएगी, पश्चिम दिशा में, या साम्य कौन सी दिशा में स्थापित होगा, पश्चिम दिशा में, क्योंकि अधिक मोलों, इधर मोलों की संख्या दो और इधर मोलों की संख्या एक है, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में, अधिक मोलों से कम मोलों की ओर, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित होगी, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। इसी प्रकार अपन बोलते हैं दाब घटाने पर अगर अपन प्रेशर कम करते हैं, अगर मैं दाब घटाऊंगा तब अपन बोलते हैं कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, तो इधर मोलों की संख्या एक और उत्पाद के मोलों की संख्या दो है, तो दाब घटाने पर कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित होगी। तो दाब की कंडीशन तो इतनी सी याद रखनी है, दाब बढ़ाने पर तो हमेशा अधिक मोलों से कम मोलों की ओर साम्य या अभिक्रिया विस्थापित होगी, और दाब घटाने पर कम मोलों से अधिक मोलों की ओर विस्थापित होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं यदि क्रियाकारक व उत्पाद के मोलों की संख्या में अंतर, यानी डेल्टा एन का मान आपके पास में जीरो, यानी मोलों की संख्या में अंतर ही नहीं हो, यानी क्रियाकारक के मोल और उत्पाद के मोल दोनों के मोलों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उस स्थिति में अपन बोलते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था होगी वो दाब से अप्रभावित होगी, यानी उस साम्य अवस्था पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो आपके पास में N2 किस में है, गैस में, या आपके पास में O2 भी किस में है, गैस में, और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में किस में, 2NO, या नाइट्रिक ऑक्साइड किस में, गैस में। तो यहाँ पे अगर अपन डेल्टा एन की बात करें, डेल्टा एन मोलों की संख्या, मोलों की संख्या में अंतर कैसे निकालते हैं, उत्पाद के मोल माइनस किसके मोल, क्रियाकारक के मोल। तो उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है आपके पास में, दो, और क्रियाकारक के मोलों की संख्या की बात करें तो आपके पास में एक रे कितने हो गए आपके पास में, दो। तो यानी डेल्टा एन का मान कितना आ गया, जीरो। जब डेल्टा एन का मान जीरो होता है तो अपन बोलते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था दाब से क्या रहती है, अप्रभावित होती है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर इस अभिक्रिया के लिए बात करें, इस अभिक्रिया में अगर अपन बोलते हैं प्रेशर चाहे मैं बढ़ाऊं चाहे प्रेशर आपके पास में घटाऊं, दोनों स्थिति के अंदर अपन बोलेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था होगी वो क्या रहेगी, अप्रभावित होगी, यानी इस रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपन किसकी बात, तो दाब के लिए सिंपल सी कंडीशन है, दाब को आपको याद रखना, दाब बढ़ाने पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अधिक मोलों से। और एग्जाम्पल की बात करें अपन यहां देखो अपन एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं यहाँ पे। देखो एक अभिक्रिया लिखी मैंने, देखो इधर आपके पास में, जैसे मैंने लिखा आपके पास में N2 ये आपके पास में गैस में, ये 3S2 आपके पास में गैस में, ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं आपके पास में क्या, अमोनिया, ये 2NH3 ये गैस में। अब देखो अगर अपन दाब की कंडीशन देखें, ये अभिक्रिया N2 और S2 आपस में मिलकर अमोनिया का, अग्र दिशा में अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में अमोनिया विघटित होकर आपके पास में नाइट्रोजन और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। ये कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा। अगर मैं यहाँ पे दाब की कंडीशन देखना, दाब बढ़ाने पर, अब दाब बढ़ाने पर आपको पता अधिक मोलों से कम मोलों की, तो इधर आपके पास में क्रियाकारक के मोलों की संख्या तो कितनी है आपके पास में, 4 मोल है, जबकि इधर अपन बात करते हैं उत्पाद के मोलों की संख्या केवल कितनी आपके पास में, 2 ही मोल है। कितने मोल है उत्पाद के, 2। तो दाब बढ़ाने पर अधिक मोलों से कम मोलों की ओर, तो अभिक्रिया या साम्य कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। और यही कंडीशन अगर अपन बात करते हैं कौन सी, दाब की, अगर मैं बोलूं दाब घटाने पर तो कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, तो अभिक्रिया या साम्य कौन सी दिशा में होगी आपके पास में, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। और यदि डेल्टा एन का मान जीरो, तब आपको कंडीशन पता ही है कि साम्य अवस्था पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दाब की कंडीशन बहुत ईजी है
केवल मोलों की संख्या के अंतर के आधार पे आपको याद रखना, दाब बढ़ाने पर अधिक मोलों से कम मोलों की ओर और घटाने पर कम मोलों से अधिक मोलों की ओर। फिर अपन तीसरी कंडीशन बात करते हैं किसकी, सांद्रता की। देखो सांद्रता का प्रभाव, अगर अपन सांद्रता की बात करें, जैसे सांद्रता को समझने के लिए यूं है, जैसे ये रिएक्टेंट है आपके पास में और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में किसमें, प्रोडक्ट में। अगर साम्य अवस्था पर अपन बात करते हैं कि जैसे 50 मोल आपके पास में क्रियाकारक के और 50 ही मोल आपके पास में किसके हैं, उत्पाद के हैं। अगर सांद्रता में अपन बोले, अगर मैं क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दूंगा, जब क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अग्र अभिक्रिया का। क्यों अग्र अभिक्रिया का वेग, अगर क्रियाकारकों की सांद्रता अपन अगर इंक्रीज करते हैं, अगर क्रियाकारकों की सांद्रता अगर मैं बढ़ाऊंगा रिएक्टेंट की, तो आपको पता अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि अपन बोलते क्रियाकारकों की सांद्रता घटाऊंगा तो अग्र अभिक्रिया का वेग आपके पास में क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार पश्य अभिक्रिया का वेग उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अपन बोलते हैं अगर क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाएगी, अग्र दिशा में। और यदि मैं बोलूं क्रियाकारकों की अगर सांद्रता अपन कम कर देंगे, तो इसका मतलब अपन बोल रहे हैं क्रियाकारकों की सांद्रता कम कर दी तो पश्य अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपके पास में, और अग्र अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में, पश्य दिशा में विस्थापित होगी। तो उत्पाद और क्रियाकारकों की सांद्रता के आधार पर अपन बोल सकते हैं, अगर क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अगर क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो इस परिवर्तन के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकते हैं, जितनी अपने क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाई वो क्रियाकारक किसमें बदल जाए आपके पास में, उत्पाद में। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी। तो अभिक्रिया या साम्य कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। इसी प्रकार क्रियाकारकों की सांद्रता घटाने पर, अगर क्रियाकारकों की सांद्रता अपन रिएक्टेंट की सांद्रता घटाते हैं, तो ये परिवर्तन का प्रभाव कब नष्ट हो सकता है, जब उत्पाद वापिस किस में बदल जाए, क्रियाकारक में। तो इसका मतलब जब उत्पाद क्रियाकारक में बदलेंगे तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, पश्य अभिक्रिया। तो पश्य अभिक्रिया का वेग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब अभिक्रिया या साम्य कौन सी दिशा में, पश्य दिशा में विस्थापित होगा। इसी प्रकार उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर, अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी तो भी अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित होगी, पश्य दिशा में। और अगर उत्पादों की सांद्रता अपन घटा देंगे तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित होगी आपके पास में, उत्पादों की सांद्रता घटा दी तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, यानी क्रियाकारक इसमें चेंज हो जाएंगे आपके पास में उत्पाद में। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा, तो 4 पॉइंट है केवल सांद्रता के। क्रियाकारकों की सांद्रता अगर अपन बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, घटाते हैं तो पश्य दिशा में। उत्पादों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो पश्य दिशा में, और उत्पादों की सांद्रता अगर घटाते हैं तो कौन सी दिशा में आपके पास में, अग्र दिशा में। तो ये सांद्रता के लिए केवल 4 लाइन आपको याद रखनी है, कैसे होगा। अब इसके बाद में अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन से एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है आपके पास में, 2NH3 अभिक्रिया चेंज हो रही है N2+3H2 में। और इस अभिक्रिया के लिए देखो यहाँ पे चिन्ह दे रखा आपके पास में। पहले तो ये आपको ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि ये अभिक्रिया कौन सी को बता रही है, उष्माक्षेपी है या शोषी है। तो अभी जो सबसे पहले अपन एंथैल्पी परिवर्तन देखा था शुरू चैप्टर के अंदर, शुरू में वहां पे केवल मैंने रिप्रेजेंटेशन ही बता रखा था, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। अगर ये चीज नहीं आती है तो अपन को आते हुआ अभी क्वेश्चन ला सकते, लेकर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये जो उष्मा दे रखी है किसके साथ दे रखी है, उत्पाद के साथ दे रखी है। तो जैसा चिन्ह है उस चिन्ह का पहले तो क्या मानोगे आप, उल्टा। यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये उष्मा इधर क्रियाकारक से मैंने इधर क्या किया, पक्षांतरण किए। इसका मतलब यहाँ पे रियल में अगर मैं डेल्टा एच देखूं तो ये डेल्टा एच आपके पास में पॉजिटिव है, नहीं अभिक्रिया कौन सी आपके पास में, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। क्योंकि यहाँ पे जो उष्मा लिखी हुई किसके साथ में, उत्पाद के साथ है। जबकि उत्पाद से उष्मा का कोई मतलब नहीं होता, या तो क्रियाकारकों के आपस में रिएक्ट करने से उष्मा का उत्सर्जन होता है, या क्रियाकारकों को रिएक्ट कराने के लिए अपन को उष्मा देनी पड़ती है, यानी सिस्टम को उष्मा देनी पड़ती है। जबकि यहाँ उष्मा किसके साथ लिखी हुई है, उत्पाद के साथ। तो उत्पाद के साथ उष्मा लिखी हुई है, इसका मतलब इसको मैंने क्रियाकारकों से पक्षांतरण किया। तो उधर अगर मैं वापस क्रियाकारक की तरफ ले जाऊंगा तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा आपके पास में, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। अब इसमें कंडीशन पूछ रहा है आपके पास में, NH3 के अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होगी। अब NH3 का अधिक उत्पादन कब होगा, जब अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी। देखो अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो, अगर अभिक्रिया पश्य दिशा में होगी तब अमोनिया का उत्पादन होगा। तो इसका मतलब अपन को साम्य या अभिक्रिया के पश्य दिशा में ले जाने की कंडीशन पड़नी है। अभिक्रिया अगर पश्य दिशा में होगी, अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्य दिशा में होगी, तो अपन बोलेंगे NH3 का उत्पादन क्या होगा आपके पास में, बढ़ेगा। यानी अमोनिया के उत्पादन की कौन सी कंडीशन होगी, अनुकूल परिस्थिति होगी। अब सबसे पहले तो अपन टेम्परेचर की कंडीशन पढ़ते हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया में आपको पता टेम्परेचर बढ़ाने पर तो कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। तो अग्र दिशा में तो अगर होगा, इसका मतलब अमोनिया का विघटन हो रहा है, ये वापस टूट जाएगा आपके पास में N2 और किसमें, H2 में। जबकि अपन बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया में अपन बोलते हैं टेम्परेचर घटाने पर कौन सी दिशा में होती है अभिक्रिया, पश्य दिशा में होती है। कौन सी दिशा में, पश्य दिशा में। तो पश्य दिशा में ही तो चाहिए अभिक्रिया, यानी N2 और H2 आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण करे, अमोनिया का।
तो अमोनिया के उत्पादन के लिए अभिक्रिया को कौन सी दिशा में ले जाना पड़ेगा, साम्य को पश्चिम दिशा में। इसका मतलब पहली कंडीशन टेम्परेचर की तो ये हो गई कि ताप तो क्या चाहिए आपके पास में, कम चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया उष्माशोषी और उष्माशोषी में आपके पास में अमोनिया का अधिक उत्पादन कब होगा, जब अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो, पश्चिम दिशा में। तो उष्माशोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर अग्र दिशा में होगी, घटाने पर पश्चिम दिशा में। तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, कम। मोलों की संख्या में देखें तो इधर मोलों की संख्या आपके पास में, उत्पाद के मोल तो कितने आपके पास में, उत्पाद के मोल के अगर एनपी की बात करें, उत्पाद के मोल तो कितने आपके पास में, 4। और क्रियाकारक के मोलों की संख्या की बात करें तो आपके पास में कितने, 2। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कौन सी दिशा में जाएगा, अधिक मोलों से कम मोलों की ओर, यानी अधिक मोलों से कम मोलों की ओर। कौन सी दिशा में आएगी, पश्चिम दिशा में आएगी। और अपन को अभिक्रिया भी अनुकूल परिस्थिति अपन अमोनिया की देख रहे तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में चाहिए, पश्चिम दिशा में चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल सी कंडीशन होगी कि दाब तो आपको पास में ज्यादा चाहिए और ताप क्या चाहिए, कम चाहिए। कब, अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए। इसका मतलब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में कब ज्यादा होगी, जब अपन दाब बढ़ाएंगे तब अधिक मोलों से कम मोलों की ओर। और अगर अपन टेम्परेचर घटाएंगे तब अपन बोलेंगे अभिक्रिया उष्माशोषी है ही अभिक्रिया, इसलिए कौन सी दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। तो कम तो ताप होना चाहिए, दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अभिक्रिया में देखो, ये SO2 प्लस आपस में रिएक्ट करके ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहां पे देखो ये उत्पाद के साथ में उष्मा लिखी हुई है, प्लस किलो कैलोरी, कितनी भी उष्मा दे रखी है, मान लो ये, मान लो Q दे रखी है आपके पास में यहाँ पे, ये जितनी भी है, लेकिन ये उत्पाद के साथ में उष्मा का चिन्ह मिला है। इसका मतलब यहाँ पे अपन डेल्टा H की बात करते हैं, डेल्टा H क्या आपके पास में नेगेटिव है, यानी नेगेटिव है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई, उष्मा सेपी अभिक्रिया। कौन सी, उष्मा सेपी अभिक्रिया ये आपके पास। तो ये रिप्रेजेंट है। अगर ये इसको अलग से मैं उष्मा को कोमा का चिन्ह लगा के लिखता उत्पाद के बाद में, तब जैसा चिन्ह होता है वैसा का वैसा चिन्ह मानते हैं। लेकिन यहाँ उत्पाद के साथ में उष्मा मिली है तो जैसा चिन्ह उसका क्या मानूंगा मैं, उल्टा। प्लस है तो ये वास्तव में क्या है, माइनस है, यानी उष्मा सेपी। इस उष्मा को मैंने इधर से क्रियाकारकों से इधर क्या किया, मैंने पक्षांतरण किया। तो इधर अगर इस उष्मा को लेके आऊंगा तो ये वास्तव में किसका चिन्ह आ जाएगा आपके पास में, माइनस का। तो अब अपन बात करते हैं, तो डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब उष्मा सेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन में पूछा SO3 के अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होगी। अब SO3 का अधिक उत्पादन कब होगा, जब अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो, अग्र दिशा में। अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो अग्र दिशा के लिए कंडीशन देखिए अभिक्रिया, आपको पता है कि अग्र दिशा के लिए कंडीशन देखिए अभिक्रिया कौन सी आपके पास में, उष्मा सेपी। उष्मा सेपी में आप बोलते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होती है, पश्चिम दिशा में। अभिक्रिया ये साम्य कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, पश्चिम दिशा में। और जबकि अपन बोलते हैं टेम्परेचर घटाने पर आपके पास में कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में। तो यहां अगर अपन कंडीशन देख रहे तो आपको SO3 के अधिक उत्पादन के लिए अभिक्रिया अग्र दिशा में चाहिए। इसका मतलब उष्मा सेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर घटाओगे तब भी अभिक्रिया कौन सी दिशा में स्थापित होगी, अग्र दिशा में। इसका मतलब टेम्परेचर तो क्या चाहिए आपके पास में, कम चाहिए। दाब की कंडीशन देखते हैं। तो प्रोडक्ट के मोल तो आपके पास में देखो, प्रोडक्ट के मोल तो कितने आपके पास में, 1। और अगर आपके पास में क्रियाकारक के मोलों की संख्या की बात करते हैं तो क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 1.5 हो गई, अपन बोल सकते हैं 3/2 है। तो इसका मतलब उत्पाद के मोलों की संख्या कम है, क्रियाकारक के मोलों की संख्या ज्यादा है। तो अपन बोलेंगे यहां पे अगर आपके पास में अगर दाब बढ़ाऊंगा तो अपन बोलेंगे अधिक मोलों से कम मोलों की ओर, अधिक मोलों से कम मोलों की ओर। दाब बढ़ाने पर तो दाब ज्यादा ही चाहिए। और अगर मैं दाब घटाऊंगा तो आप बोलोगे कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, यानी उत्पाद किस में बदल जाएंगे, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी, कम मोलों से अधिक मोलों की ओर। कब, दाब घटाने पर। जबकि आपको SO3 के उत्पादन के लिए अभिक्रिया कौन सी दिशा में चाहिए, अग्र दिशा में। तो अग्र दिशा में चाहिए तो दाब बढ़ाऊंगा तभी अधिक मोलों से कम मोलों की ओर जाएगी। इसका मतलब दाब तो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम ताप उच्च दाब, वही कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ला से तल्ले से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। सांद्रता, ताप और दाब, किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख आपको क्रियाकारक या उत्पाद के निर्माण के लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां पूछेगा कि अगर दिशा में विस्थापित करना हो तो मेरे को कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी या कौन सी कंडीशन आपके पास में सुटेबल नहीं होगी। तो आराम से आपको ये 3 पॉइंट है, सांद्रता, ताप और दाब, याद रखना। देखो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये नोट, स्थिर आयतन पर अगर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अप्रभावित रहता है, याद रखना। अगर स्थिर आयतन पर अगर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो मिलाने पर साम्य कम मोलों से अधिक मोलों की ओर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देखो PCl5 अभिक्रिया PCl3 प्लस है Cl2 में चेंज हो रही है, किसमें चेंज हो रही है, Cl2 में। स्थिर दाब पर अगर स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाता तो मैं बोलता साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती, लेकिन स्थिर दाब पर अक्रिय गैस नियोन मिलाने पर PCl5 का वियोजन,
तो बताओ, अगर स्थिर दाब पर अपन अक्रिय गैस मिलाते हैं तो अपन बोलते हैं दाब हमेशा अक्रिय गैस मिलाने पर कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, कम मोल से अधिक मोल की ओर विस्थापित होती है। कम मोल से किधर की ओर होती है? अधिक मोल की ओर। तो इधर मोलों की संख्या आपके पास में एक और इधर मोलों की संख्या आपके पास में कितनी है? दो। तो कम मोलों से अधिक मोलों की ओर जाएगी, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। और जब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो PCl5 का वियोजन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, तो क्रियाकारक के मोलों की संख्या एक और उत्पाद के मोलों की संख्या दो है। तो कम मोलों से अधिक मोलों की ओर, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। अग्र दिशा में जा रही है तो PCl5 का वियोजन क्या हो रहा है? बढ़ेगा। अग्र दिशा में वियोजन हो रहा है और पश्चिम दिशा में क्या हो रहा है? संश्लेषण हो रहा है PCl5 का। तो इसका मतलब PCl5 के वियोजन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में? दूसरा ऑप्शन। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो उत्प्रेरक क्या करता है, अगर अपन उत्प्रेरक की डेफिनेशन देते हैं, उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया को क्या करता है उत्प्रेरक? ये देखो, एक जैसे अपन बात करें ये ये आपके पास में औसत स्थितिज ऊर्जा, औसत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और यहां पे अपन अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में एक ग्राफ खींचता है, अभिक्रिया निर्देशांक, निर्देशांक। तो देखो, अगर अपन उष्मा सेपी और उष्मा शोषी के लिए दो ग्राफ होते हैं, ये रिएक्टेंट और ये चेंज किसमें हो रहा है? प्रोडक्ट में। क्रियाकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए इतना ऊर्जा अवरोध, ये सक्रिय एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है आपके पास में? सक्रिय ऊर्जा। इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं कि इस सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। घटा के, तो इसका मतलब अग्र अभिक्रिया के लिए भी सक्रिय ऊर्जा का मान घटाएगा और पश्च अभिक्रिया के लिए भी सक्रिय ऊर्जा का मान घटाएगा। इसका मतलब उत्प्रेरक दोनों अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है उत्प्रेरक केवल अग्र अभिक्रिया के वेग को ही बढ़ाएगा या केवल पश्च अभिक्रिया को। तो उत्प्रेरक क्या करता? कभी भी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग को बढ़ाकर जो साम्य में लगने वाला समय, उस समय को घटा देता है, यानी साम्य को क्या कर देता? जल्दी स्थापित कर देता। देखो, ये अगर अपन बात करें, जैसे ये अग्र अभिक्रिया का वेग और ये आपके पास में पश्च अभिक्रिया का वेग है, ये मान लो साम्य स्थापित हो रहा है आपके पास में, ये समय के बीच में ग्राफ, ये साम्य स्थापित हो रहा है आपके पास में। यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे ये मान लो t बराबर आपके पास में कितने पे? 20 सेकंड पे स्थापित हो रहा है। अगर अपन बात करें तो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो आपके पास में ये वाला ग्राफ है, ये उत्प्रेरक की अब्सेंस में है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। जबकि ये डॉट डॉट वाला अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो उत्प्रेरक क्या करेगा? पश्च अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाएगा और अब अग्र अभिक्रिया के वेग को भी क्या करेगा? अग्र अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो अग्र अभिक्रिया का वेग जल्दी से कम होगा और पश्च अभिक्रिया का वेग जल्दी से बढ़ेगा। तो ये साम्य जल्दी स्थापित हो जाएगा। अब साम्य स्थापित होने में केवल आपके पास में कितना से समय लग रहा है? केवल 10 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब उत्प्रेरक कभी भी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, केवल क्या करता? अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग को बढ़ाकर साम्य को केवल क्या कर देता? जल्दी स्थापित कर देता है। तो उत्प्रेरक कभी भी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उत्प्रेरक अग्र और पश्च, आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड दोनों के वेग को बढ़ाएगा और साम्य को क्या कर देता है? जल्दी स्थापित कर देता है। अब देखो, भौतिक प्रक्रमों में अपन साम्य की बात करते हैं। किस में बात करते हैं अपन? भौतिक प्रक्रमों में। तो भौतिक प्रक्रमों में बात करें तो सबसे पहले अपन ठोस द्रव्य साम्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ठोस द्रव्य साम्य। देखो, ये तो आपके पास में ठोस है, सॉलिड है, और ये आपके पास में द्रव्य है, ये आपके पास में क्या है? लिक्विड है। ठोस का देखो द्रव्य में बदलना, ये तो गलनांक कहलाता है, और द्रव्य का वापिस ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक और हिमांक। तो गलनांक और हिमांक की डेफिनेशन तो एक ही होती है। अपन बोलते हैं ठोस द्रव्य साम्य अवस्था में, अपन बोलते हैं वह स्थिति जिस पर अपन दोनों साम्य अवस्था में हो जाते हैं, ठोस और द्रव्य, तो वो क्या कहलाता है? आपके पास में गलनांक कहलाता है, और वही आपके पास में क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अब देखो, ठोसों का आयतन हमेशा क्या होता है? कम होता है, और द्रव का आयतन हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पे अगर अपन प्रेशर की बात करें तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो अपन बोलेंगे, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे अपन, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो अधिक आयतन से कम आयतन की ओर, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में? पश्च दिशा में विस्थापित होगी। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में? पश्च दिशा में। पश्च दिशा में विस्थापित होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो द्रव्य में, अगर अपन ठोस को मान लो कि पिघला के किस में बदल रहे हैं? द्रव्य में, यानी गलनांक बिंदु किसी ठोस का मान लो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि मैं प्रेशर बढ़ा दिया तो बना हुआ द्रव्य भी वापस किस में बदलने लग जाएगा? आपके पास में ठोस में। इसका मतलब ठोस को वापस द्रव्य में बदलने के लिए आपको टेम्परेचर पहले से ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब ठोस का गलनांक बढ़ता है। जब ठोस का गलनांक बढ़ेगा तो द्रव्य का हिमांक भी क्या होगा? आपके पास में बढ़ेगा। ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा? ठोस अधिक मात्रा में बनता है, द्रव्य कम मात्रा में बनता है, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित हो रही है? पश्च दिशा में। इसी प्रकार प्रेशर की कंडीशन, अगर प्रेशर घटाएंगे तो
कम आयतन से अधिक आयतन की ओर। अब की बार प्रेशर घटाऊंगा तो कम आयतन से अधिक, अगर प्रेशर अपन घटाते हैं तो कम आयतन से अधिक आयतन की ओर, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी? अग्र दिशा में। जब स्वतः इसका मतलब अगर मैं प्रेशर घटाता ही जाऊंगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, तो अपन बोलेंगे कि ठोस का गलनांक क्या हो जाएगा आपके पास में? कम हो जाएगा। पहले जितने टेम्परेचर पर अगर आपको मान लो ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा था, अब उससे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, इसका मतलब ठोस का गलनांक घटता है तो द्रव का हिमांक भी क्या होगा? घटेगा। और अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है तो द्रव अधिक मात्रा में बनेगा, ठोस क्या होगा? कम मात्रा में बनेगा। ये तो हो गई किसके लिए? ठोस द्रव के लिए। लेकिन देखो, चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो किसकी बात करते हैं? बर्फ जल साम्य की बात करते हैं। देखो बर्फ यहाँ पे सॉलिड होते हुए भी इसका आयतन आपके पास में, बर्फ का क्या है आपके पास में? आयतन है अधिक है। और जबकि जल है वो द्रव होते हुए भी इसका आयतन कम है। ऐसा क्यों होता है कि बर्फ की जो संरचना होती है, उस बर्फ की संरचना में अपन बोलते हैं कि भाई आपके पास में जो अंतरावकाश होता है, जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जैसे ये जल का एक अणु है अगर आपके पास में बर्फ में, तो ये अंतराणु का हाइड्रोजन बंध का निर्माण होने की वजह से अंतरावकाश बढ़ जाता है। इसकी वजह से बर्फ का आयतन क्या हो जाता है? जल से अधिक हो जाता है। इसी कारण बर्फ की जो सिल्ली होती है वो पानी के ऊपर क्या होती है? तैरती है। तो यहाँ पे अगर अपन दाब बढ़ाएंगे तो अपन बोलेंगे कि आपके पास में यहाँ पे आयतन अधिक है, तो अधिक आयतन से कम आयतन की ओर। तो अगर बर्फ अपन नॉर्मली यूं बोलते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में बदलती है? आपके पास में जल में बदलती है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो अभिक्रिया या साम्य कौन सी दिशा में जा रहा है? अग्र दिशा में। तो बर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही क्या होने लग जाएगी? पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं बर्फ का गलनांक घटता है। अगर बर्फ का गलनांक घटता है तो जल का हिमांक भी क्या होगा? घटेगा। अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है, इसका मतलब जल अधिक मात्रा में बनेगा और बर्फ कम मात्रा में बनेगी। प्रेशर की दूसरी कंडीशन, अगर प्रेशर घटाऊंगा तो अब की बार कम आयतन से अधिक आयतन की होनी है। अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित होगी? पश्चिम दिशा में। जब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी, इसका मतलब जल अपने आप किस में बदलने लग जाएगा? बर्फ में। तो बर्फ को जल में बदलने के लिए मेरे को अब आपके पास में जो टेम्परेचर वो क्या करना पड़ेगा? अधिक देना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे बर्फ का गलनांक क्या होगा? बढ़ता है। तो जल का हिमांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। जल क्या होगा? कम मात्रा में बनेगा, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है? पश्चिम दिशा में। और बर्फ अधिक मात्रा में बनती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है जेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साम्य वाला, भौतिक तंत्र में साम्य। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जल भाप साम्य की बात करें या द्रव गैस साम्य की बात करें। देखो जल का भाप में बदलना ये तो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथनांक। और भाप का जल में बदलना ये क्रिया कहलाती है। इसको संघनन की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन की क्रिया। हमेशा जो भाप होती है, गैस होती है, उसका आयतन ज्यादा होता है और आपके पास में जल का आयतन क्या होता है? कम होता है, या द्रव का आयतन क्या होता है? कम। तो अब की बार अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आपके पास में अधिक आयतन से कम आयतन की ओर, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित होगी? पश्चिम दिशा में। जैसे जल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप में बदलता है, और अगर अपन प्रेशर बढ़ा देंगे तो भाप अपने आप वापस किस में बदलने लग जाएगी? जल में। इसका मतलब जल को भाप में बदलने के लिए टेम्परेचर पहले से क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? क्योंकि साम्य कौन सी दिशा में, अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित हो रही है? पश्चिम दिशा में। अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो भाप अधिक आयतन से कम आयतन की ओर। इसका मतलब अग्र दिशा में साम्य को ले जाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जल का क्वथनांक बढ़ता है और संघनन की क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। और जल अधिक मात्रा में बनता है क्योंकि पश्चिम दिशा में विस्थापित हो रही है, और भाप कम मात्रा में बनती है। दूसरी कंडीशन वही दाब की, अगर प्रेशर अब की बार घटाऊंगा तो कम आयतन से अधिक आयतन की ओर। तो अब की बार अगर अपन बोल रहे हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि साम्य या अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित हो रही है? अग्र दिशा में। तो जल का क्वथनांक घटता है, संघनन की क्रिया भी घटती है, जल कम मात्रा में बनेगा और भाप अधिक मात्रा में बनेगी, या गैस अधिक मात्रा में बनेगी। ये साम्य की भौतिक तंत्रों पे दो। इसके अलावा देखो लासतले के अनुसार अगर अपन द्रव गैस की बात करें, जैसे मान लो द्रव के अंदर गैस का आपके पास में, तो ये विलयन बन जाएगा आपके पास में। यहाँ पे अपन बात करते हैं गैस द्रव विलयन बन गया। तो गैस की द्रव में जो विलेयता होती है ना, अपन बोलते हैं ये एक प्रकार का ऊष्मक्षेपी प्रक्रम होता है। नहीं, डेल्टा एच का मान क्या होगा आपके पास में? नेगेटिव। तो ऊष्मक्षेपी प्रक्रम है तो अपन बोलेंगे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी? आपके पास में पश्चिम दिशा में होगी। इसका मतलब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी तो जो गैस द्रव में मिली होती है, यहाँ पे रीजन ये बोलते हैं कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए गैस वापस द्रव से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? घटती है। और यदि अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो उसमें सेपी अभिक्रिया है, तो टेम्परेचर कम करने पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी? अग्र दिशा में। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आपको गैसों में याद रखना है एक हाइड्रोजन और हीलियम की जल में विलेयता उसमें शोषी प्रक्रम होता है, और बाकी अन्य सभी गैसों की जल में जो विलेयता अपन देखते हैं ना, वो आपके पास में क्या होती है? उसमें सेपी प्रक्रम होती है।
तो हाइड्रोजन और हीलियम उसमें सोचिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता बढ़ेगी, जल में विलेयता बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने पर घटेगी। बाकी अन्य गैसों में उष्माक्षेपी प्रक्रम है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है तो अपन बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, यानी गैस द्रव्य में घुली हुई है वो द्रव्य से वापस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो गैसों की द्रव्य में विलेयता घटेगी और टेम्परेचर घटाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। अब अपन बात करते हैं, देखो इसी प्रकार ठोसों की द्रव्य में विलेयता का भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि अगर कोई प्रक्रम है, कोई ठोस अगर आपके पास में द्रव्य में विलेय है, लेकिन अगर वो उष्माशोषी प्रक्रम है या उष्माक्षेपी प्रक्रम है, उसके भी यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं। अगर मान लो उष्माशोषी प्रक्रम है ठोस की, अगर आप किसमें द्रव्य में विलेयता, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठोस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो ठोस की द्रव्य में विलेयता घटती है। जैसे एग्जाम्पल चीनी हो गया, आपके पास में NaCl हो गया। जबकि उष्माक्षेपी प्रक्रम में अब की बार क्या होगा, अगर ठोस की द्रव्य में विलेयता अगर उष्माक्षेपी प्रक्रम है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो अपन बोलेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता घटेगी, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में, और टेम्परेचर घटाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। जैसे एग्जांपल हो गया बाइकार्बोनेट हो गया, NaOH हो गया, NH4Cl हो गया, ये एग्जांपल आपको देखने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं साम्य स्थिरांक। देखो साम्य स्थिरांक की बात करें तो अपन बोलते हैं अग्र अभिक्रिया के दर नियतांक और पश्य अभिक्रिया के दर नियतांक का जो अनुपात होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक। जैसे एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं यहाँ से, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो साम्य स्थिरांक की डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल सी है, अग्र अभिक्रिया के दर नियतांक और पश्य अभिक्रिया के दर नियतांक का अनुपात क्या कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है। अपन बात करें एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के दर नियतांक का मान 2 × 10⁻⁴ दे रखा, और पश्य अभिक्रिया के दर नियतांक का मान 1.6 × 10⁻⁻। तो साम्य स्थिरांक का मान पूछा तो के बराबर आपको पता KF बटा आपके पास में क्या हो जाएगा, KB। KF का मान तो कितना दे रखा, अग्र अभिक्रिया के लिए 2 × 10 की पावर कितना दे रखा, -4, और पश्य अभिक्रिया के लिए कितना दे रखा, 1.6 × 10 की पावर कितना दे रखा, -5 दे रखा। अब देखो अगर 10 की पावर -5 को ऊपर ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये आपके पास में 2 × 10 की पावर, अगर आपके पास में 10 की पावर 5 है ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, 10 की पावर 5 प्लस की। तो 10 की पावर 4 अगर माइनस की 5 में से जाएगी तो 10 की पावर कितनी बचेगी, 1, और ये नीचे आपके पास में 1.6 है। पॉइंट को उठाऊंगा तो ऊपर 0 लगा दूं, तो ये आपके पास में 200/16 हो गया। 16 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास में कितनी बार चला जाएगा, एक बार, ये एक बार। फिर शेषफल कितने बचे, 4, 40 में आपके पास में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। फिर बचे 8, 8 में कितनी बार, 5 बार। तो कितना हो जाएगा, 12.5। किसका मान आ जाएगा आपके पास में, साम्य स्थिरांक का मान आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं साम्य स्थिरांक को प्रभावित। देखो साम्य स्थिरांक दो प्रकार का होता है, एक तो साम्य स्थिरांक को अपन सांद्रता के पद में व्यक्त करते हैं तो अपन इसको केसी बोलते हैं, कंसंट्रेशन के पद में, और दूसरा अपन बोलते हैं दाब के पद में, इसको अपन क्या बोलते हैं, केपी बोलते हैं। तो साम्य स्थिरांक को अपन सांद्रता के पद में केसी से रिप्रेजेंट करते हैं और दाब के पद में अपन किससे करते हैं, केपी से। अब साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक है तो आपको याद, देखो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो साम्य स्थिरांक पहले याद रखना आपको, सांद्रता, दाब, आयतन व उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होता, इनसे प्रभावित नहीं होता साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक केवल 3 चीजों से प्रभावित होता है, ताप से, अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर, और अपन बोलते हैं अभिक्रिया के जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक होते हैं जिनको अपन मोल बोलते हैं, उनसे। तो साम्य स्थिरांक केवल 3 ही कारकों से प्रभावित होता, ताप से, अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर, और अपन बोलते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक गुणांक पर। बाकी सांद्रता, ताप, दाब, आयतन, उत्प्रेरक, इनसे साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा, जैसे अभिक्रिया दे रखी है आपके पास में S2 + I2, और ये अभिक्रिया आपके पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये चेंज हो रही है आपके पास में 2H। इसके लिए केसी का मान कितना दे रखा आपके पास में, 50, यानी सांद्रता के पद में साम्य स्थिरांक का मान कितना दे रखा, 50। तो अभिक्रिया में S2 व I2 यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का सांद्रता 10 गुना करने पर साम्य स्थिरांक होगा। तो चाहे आपके पास में हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता 10 गुना की, या यहाँ पे इस में अपन बोलते हैं कि आपके पास में साम्य अवस्था पर अपन दाब बढ़ा देते, या अपन बोल देते हैं आपके पास में इसके अलावा आयतन में या उत्प्रेरक, तो साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होगा। साम्य अवस्था प्रभावित हो सकती है आपके पास में सांद्रता से, लेकिन साम्य स्थिरांक इनसे प्रभावित होगा ही नहीं। तो जब सांद्रता चाहे 10 गुना बढ़ाओ चाहे 10 गुना कम करो तो साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होगा। तो केसी का मान 50 है तो 50 का 50 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास में, दूसरा ऑप्शन। तो इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन दे आपको, साम्य स्थिरांक का मान देकर आपके, अगर ये पूछे अभिक्रिया में अगर सांद्रता इतनी गुना बढ़ा दी, या मान लो कि दाब इतना गुना बढ़ा दिया, या आयतन इतना गुना बढ़ा दिया, या अपन ने उत्प्रेरक मिला दिया, तो याद रखना साम्य स्थिरांक इनसे प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता। तो जो मान पहले दे रखा वो का वही मान होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, देखो
प्रभावित करने वाले कारकों में पहले ताप का प्रभाव। अब ताप के प्रभाव में वही देखो, आपको पता उष्मा शोषी उष्मा सेपी। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे उष्मा शोषी के अंदर, तब तो अपन बोलेंगे साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है, क्योंकि साम्य स्थिरांक का आपके पास में जो टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाएंगे तो अपन बोलेंगे अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी आपके पास में, अग्र दिशा में। अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी, जब उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी तो अपन बोलेंगे साम्य स्थिरांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान घटता है और घटाने पर घटेगा। उष्मा सेपीय अभिक्रिया में अपन बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में, क्योंकि जो साम्य स्थिरांक लिखा जाता है जैसे के बराबर अपन बोलते हैं उत्पाद की सांद्रता बटा आपके पास में जैसे ताप, उत्पाद की सांद्रता बटा आपके पास में किसकी सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता। ये अपन सांद्रता के पद में यानी केसी की बात कर रहे हैं। तो केसी जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उत्पादों की सांद्रता बटा किसकी सांद्रता होती है, क्रियाकारकों की। तो उष्मासेपीय अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपके पास में उष्मासेपीय अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में होती है, पश्चिम दिशा में। और अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी तो अपन बोलेंगे क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, यानी आपके पास में रिएक्टेंट है इनकी सांद्रता तो आपके पास में बढ़ेगी और प्रोडक्ट की सांद्रता आपके पास में घटेगी। तो इसका मतलब ओवरऑल अपन बोल सकते हैं जो केसी का मान होगा वो आपके पास में घटेगा। और इसी प्रकार अगर टेम्परेचर घटाते तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, तो टेम्परेचर घटाने पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी आपके पास में, अग्र दिशा में। अग्र दिशा में होगी तो अपन बोलेंगे जो रिएक्टेंट है इनकी सांद्रता यानी क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, उत्पादों की सांद्रता क्या होगी आपके पास में, अग्र दिशा में होगी। तो अपन बोलेंगे सॉरी, अगर अग्र दिशा में होगी तो अपन बोलेंगे क्रियाकारकों की सांद्रता घटेगी, उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी। तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी तो अपन बोलेंगे साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा आपके पास में, बढ़ेगा। तो सिंपल सी केवल याद रखना उष्मा शोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा, 6p में बढ़ाने पर घटेगा और घटाने पर बढ़ेगा। इसके अलावा देखो अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर, तो अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर ऐसे एक रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा करने पर साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाता है, उल्टा। यानी जो नई रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके लिए जो केसी डेस का मान होगा यानी न्यू साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले को क्या करना, व्युत्क्रमित करना, क्या लिखना, 1/k। ये आपके पास में जो पहले दे रखा है इसको अपन ओल्ड के नाम से डिनोट करेंगे, ये ओल्ड और न्यू। जैसे इस टाइप के ये ओल्ड और न्यू इसलिए लिखा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे एग्जाम्पल इतना सा देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ये अभिक्रिया N2+ है 3s2 और ये अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है 2NS3 में। इसके लिए अगर मैंने साम्य स्थिरांक जैसे मान लो कि आपके पास में k का मान कितना दे रखा है आपके पास में, जैसे मान लो 2 दे रखा है। अब यही अभिक्रिया देखे तो ये पहले साम्य स्थिरांक और अब अभिक्रिया मैंने नीचे लिखे आपके पास में 2NS3 और ये आपके पास में अभिक्रिया N2+ है 3s2। और इसके लिए मैंने पूछ लिया भाई k डेस ये आपके पास में, तो ये न्यू है, ये आपके पास में पहले जो दे रखा वो क्या है, ओल्ड है। तो जो नीचे वाली अभिक्रिया को जब मैं ऊपर वाली अभिक्रिया के सापेक्ष देखूंगा तो इसका मतलब नीचे वाली अभिक्रिया को ऊपर वाली अभिक्रिया के सापेक्ष क्या किया गया, उल्टा, यानी अभिक्रिया को उल्टा लिखा गया, यानी उत्पाद को मैंने क्रियाकारक बनाया और क्रियाकारकों को क्या बनाया, उत्पाद। तो यहाँ पे जो केसी डेस होगा वो केसी डेस बराबर आपके पास में क्या होगा, 1/k होगा। तो के की वैल्यू आपको पता कितनी दे रखी है, 2, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो एक साम्य स्थिरांक अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर कैसे निर्भर करेगा, एक रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा लिखने पर साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाएगा आपके पास में, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो तीसरा अपन बात करते हैं अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर। अगर एक रासायनिक अभिक्रिया को किसी गुणांक n से गुणा करने पर जो नया साम्य स्थिरांक होगा उस अभिक्रिया के, तो पुराने वाले के की ये आपके पास में ओल्ड है उसकी पावर कितनी लगानी है आपके पास में, n। और यदि एक रासायनिक अभिक्रिया को किसी गुणांक n से विभाजित करने पर जो आपके पास में नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले के की पावर कितनी लगानी है आपके पास में, 1/n लगानी, कितनी लगानी, 1/n। देखो इन दोनों को अगर अपन यहाँ पे यूं देखना चाहे तो आप देखो, जैसे मैंने लिखा ये अभिक्रिया आपके पास में SO2 है प्लस ये आपके पास में 1/2 O2 और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3। इसके लिए मान लो साम्य स्थिरांक का मान दे दिया मैंने आपके पास में, के का मान दे दिया आपके पास में, जैसे 2 × 10 की पावर आपके पास में माइनस का, या मान लो -2 है ये आपके पास। देखो आप अब अभिक्रिया लिखी मैंने आपके पास में, देखो 2SO2 प्लस O2 और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में 2SO3। और इसके लिए मैंने पूछ लिया के डेस यानी आपके पास में साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली अभिक्रिया को अगर नीचे वाली अभिक्रिया को मैं ऊपर वाली अभिक्रिया के सापेक्ष देखूं तो यहाँ पे देखो SO2 के मोलों की संख्या कितनी थी, 1, जबकि यहाँ पे कितने मोल हो गए, 2। तो यानी अभिक्रिया में यहाँ पे मैंने इस अभिक्रिया को नीचे वाली अभिक्रिया को मैंने कितने से, यानी ऊपर वाली अभिक्रिया को मैंने नीचे वाली अभिक्रिया के सापेक्ष देखी तो कितने से गुणा किया है, 2 से।
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को ऊपर वाली अभिक्रिया के सापेक्ष मैंने कितने से गुणा किया है? 2 से गुणा किया है। तो यहाँ मोलों की संख्या 2 गई, यहाँ मोलों की संख्या आधी थी तो 1 हो गई, यहाँ पे मोलों की संख्या 1 थी तो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसके लिए जो के डेज का मान ज्ञात करेंगे अपन न्यू अभिक्रिया के लिए, तो पुराने वाली अभिक्रिया के सापेक्ष यानी ऊपर वाली अभिक्रिया को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो नीचे वाली अभिक्रिया बनी। तो पुराने वाले के की पावर आपको क्या लगानी पड़ेगी? एन लगानी पड़ेगी। कितने लगानी पड़ेगी? एन। और के का मान कितना दे रखा? 2 इंटू 10 की पावर आपके पास में -2 दे रखा है। इसकी पावर कितने लगा दूंगा मैं? 2। तो इसका मतलब 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक रासायनिक अभिक्रिया को किसी गुणांक एन से गुणा करने पर नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले के की पावर क्या करनी है आपको? एन, जो पहले मान दे रखा होगा। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी गुणांक एन से विभाजित करने पर नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले के की पावर कितनी है? ये आपके पास में के डेस है। क्या ये आपके पास में के डेस? तो पुराने वाले के की पावर कितनी करनी है? 1/n करनी है। इसके अलावा देखो दो काम एक साथ में भी हो सकते हैं। अगर अभिक्रिया को उल्टा करे और एन गुणांक से विभाजित करे, तो उल्टा करने के लिए तो आपके पास में फॉर्मूला क्या हो गया? 1/, उल्टा किया तब तो के डेज पहले तो जो न्यू होगा आपके पास में साम्य स्थिरांक पुराने वाले को क्या लिखना पड़ेगा? उल्टा। और फिर गुणा कर रहे हैं अपन किसी गुणांक से तो इसकी पावर क्या लगाऊंगा? मैं एन लगाऊंगा। यदि फिर अपन अभिक्रिया को उल्टा भी करे एन गुणांक से विभाजित करे, तो पहले तो उल्टा किया तो इसका मतलब के डेस होगा वो क्या होगा आपके पास में? 1/k होगा। ओल्ड को अपन ने व्युत्क्रमित किया। और किसी गुणांक से विभाजित करें तो इसकी पावर क्या लगाऊंगा? मैं आपके पास में 1/n लगाऊंगा। तो ये टोटल अपने पास में 5 फॉर्मूले हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अपन बात करें यहाँ पे, जैसे अभिक्रिया S2 + I2 अभिक्रिया चेंज किसमें हो रही है? 2HI में। केसी का मान कितना दे रखा है आपके पास में? 50। अब दूसरी जो अभिक्रिया लिखी, इस अभिक्रिया को उल्टा किया। देखो ये अभिक्रिया न्यू अभिक्रिया जो पहले दे रखी है वो आपके पास में ओल्ड है। इसका मतलब ये केसी का मान दे रखा है, ये आपके पास में क्या? ओल्ड है। इस अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना होगा, ये न्यू होगा। तो इस अभिक्रिया को अगर मैं इस अभिक्रिया के सापेक्ष देखता हूं तो इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया के सापेक्ष क्या किया गया? उल्टा किया गया। तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक होगा आपके पास में केसी डेस होगा वो मैं क्या करूंगा? 1/kc। तो केसी का मान कितना दे रखा आपके पास में? 50 दे रखा। 50 से डिवाइड करूंगा तो बताओ एक में नहीं जाएगा, 0.10 फिर भी नहीं गया, 0 100 में कितनी बार? 2 बार। तो 0.02 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। फिर देखो अभिक्रिया आपके पास में SO2 + O2 या SO3, साम्य स्थिरांक का मान कितना दे रखा? K1। और दूसरी अभिक्रिया लिखी है, इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या दे रखा? K2। तो K1 और K2 के अंदर यहाँ पे आपके पास में K2 का मान होगा, यानी K1 और K2 के अंदर क्या पूछा? संबंध पूछा। तो आप ये नीचे वाली अभिक्रिया को देखो, आपने पहले क्या किया? अभिक्रिया को उल्टा किया मैंने। देखो यहाँ पे ये SO3 आपके पास में उत्पाद, इधर SO3 आपके पास में क्रियाकारक है। दूसरा देखो ऊपर वाली के अंदर SO2 के आपके पास में 1 मोल है, जबकि यहाँ पे SO2 के 2 मोल है, यहाँ पे SO3 का 1 मोल था यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे दोनों काम किया, अभिक्रिया को मैंने उल्टा भी किया और अभिक्रिया को मैंने किसी गुणांक n से क्या किया? गुणा भी किया। और कितने गुणांक से किया मैंने? 2 से। इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए जो ये साम्य स्थिरांक होगा K2, ये क्या होगा? पहले तो 1/K1। जो ओल्ड अभिक्रिया दे रखी है उसके लिए तो K1 है आपके पास में। और कितने n गुणांक से अपन ने गुणा किया तो इसकी पावर क्या लगा दूंगा आपके पास में? n। n की वैल्यू आपको पता है कि कितने गुणांक से गुणा किया आपने? 2 से। तो इसका मतलब K2 बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? 1/K1 का आपके पास में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो या तो ऐसा संबंध हो K2 का मान क्या हो जाएगा? 1/K1 हो जाएगा। या आपके पास में ऐसा है क्या कोई 1/K1? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 1/K1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये इसको मैं यूं भी लिख सकता था आपके पास में, यानी अपन बोल सकते हैं K2 बराबर आपके पास में 1/K1 का स्क्वायर हो गया। ये एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। या मैं इसको अगर इसका स्क्वायर उठाता तो इसका क्या कर देता? अंडर रूट। तो मैं बोल देता K2 का अंडर रूट बराबर आपके पास में क्या हो जाता? 1/K1 हो जाता। ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये संबंध वाले क्वेश्चन है, जो एक अभिक्रिया देखे दूसरी अभिक्रिया, तो जो दूसरी अभिक्रिया देते हैं आपके पास में, उस अभिक्रिया को आपको पहली अभिक्रिया के सापेक्ष ये देखना कि अभिक्रिया को उल्टा किया या किसी गुणांक n से गुणा किया या विभाजित किया, जो भी है, या दोनों काम एक साथ में भी कर सकते हैं अपन। फिर देखो सांद्रता के पद में साम्य स्थिरांक की बात करते हैं। सबसे पहले केसी की। तो जो केसी लिखने का तरीका होता है, केसी लिखने का तरीका होता है, अपन बोलते हैं, देखो केसी लिखने का जो तरीका होता है अपन बोलते हैं उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और उत्पादों के मोलों की संख्या एनपी पावर में बटा नीचे अपन लिखते हैं क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान यानी रिएक्टेंट का, और ये एनआर क्रियाकारक के मोलों की संख्या पावर में। तो ये केसी लिखने का रिप्रेजेंट होता है। लेकिन केसी लिखने में अपन बोलते हैं, सबसे पहले देखो केसी लिखने में ठोसों को शामिल नहीं करते क्योंकि इनका सक्रिय द्रव्यमान कितना मानते हैं अपन? इकाई। और इसी प्रकार केसी लिखने में अपन प्योर लिक्विड को भी शामिल नहीं करते, एल को भी शामिल है नहीं करते। और यहाँ पे अपन केसी की यूनिट की बात करते हैं तो ये भी आपके पास में, अगर केसी की इकाई बात करें तो ये भी आपके पास में सांद्रता है। तो यहाँ सांद्रता की पावर आपके पास में क्या है? एनपी। और नीचे आपके पास में रिएक्टेंट की सांद्रता है तो इसकी पावर आपके पास में क्या है? आपके पास में
एनआर यानी क्रियाकारक के मोलों की संख्या। तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसका मतलब सांद्रता की पावर अपन क्या लिख सकते हैं, सांद्रता की पावर अपन क्या लिख सकते हैं, एनपी माइनस का एनआर, यानी उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारक के मोलों की संख्या। और एनपी माइनस एनआर को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एन। तो इसकी इकाई होगी आपके पास में सांद्रता की पावर डेल्टा एन। और वैसे सांद्रता को अपन क्या बोल सकते हैं, सांद्रता की अगर अपन बात करते हैं तो सांद्रता का मतलब हो गया पे मोल प्रति लीटर से, किससे हो गया, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर की पावर अभी अपन क्या लगा सकते हैं, डेल्टा एन। तो बताओ केसी की इकाई क्या हो जाएगी आपके पास में, मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन हो जाएगी, सांद्रता की पावर डेल्टा एन। देखो जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन का मान 0 होता है उनके लिए केसी क्या हो जाएगा, इकाई रहित होगा। वहां पे अपन बोलेंगे केसी की कोई इकाई नहीं होगी। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे एक तो केसी रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है, जैसे मैंने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी, जैसे एक एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने लिखा आपके पास में N2 किस में है, गैस में। ये आपके पास में 3s2 किस में है, गैस में। ये अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है 2NH3 किस में, गैस में। सबसे पहले इसके लिए अगर मैं केसी लिखना चाहूंगा तो केसी बराबर अपन बोलेंगे उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान। तो उत्पाद में कौन है आपके पास में, अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान। और इसके मोलों की संख्या कितनी है आपके पास में, 2। तो ये सांद्रता के घातांक में, घात में। इसके बाद में अपन नीचे लिखेंगे क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। क्रियाकारक में कौन है, N2। मोलों की संख्या 1 है, पावर लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार किसका सांद्रता आपके पास में, S2 का सक्रिय द्रव्यमान, और इसके मोलों की संख्या कितनी है, 3। हमेशा इनका गुणांक होता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपके पास में केसी का रिप्रेजेंटेशन, केसी लिखने का तरीका इस अभिक्रिया के लिए। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर मैं केसी की इकाई की बात करूँ, केसी की यूनिट की बात करूँ, केसी की इकाई, तो केसी की इकाई आपके पास में क्या होती है, मोल प्रति लीटर की पावर आपके पास में डेल्टा एन होगी। अब यहाँ पे अगर अपन डेल्टा एन बात करते हैं तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, उत्पाद के मोलों की संख्या तो कितनी है, 2। ये देखो उत्पाद के मोलों की संख्या 2 है, और क्रियाकारक के मोलों की संख्या 3, और एक कितनी है, 4 है। तो 2 - 4 आपके पास में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इकाई क्या हो जाएगी आपके पास में, मोल प्रति लीटर की पावर आपके पास में कितनी होगी, -2। तो मोल की पावर भी -2 आपके पास में, मोल की पावर -2 और लीटर की पावर आपके पास में -2 है। तो लीटर की पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो लीटर की पावर 2 तो प्लस में हो गई, रही आपके पास में मोल की पावर कितनी होगी, -2 हो गई। तो ये आपके पास में केसी की इकाई हो गई। अगर इसी प्रकार और एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे मैंने ये लिखा आपके पास में S2 गैस में प्लस I2 गैस में, और ये अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है किसमें, 2HI में। ये भी आपके पास में गैस में। तो यहाँ पे अगर अपन केसी की यूनिट की बात करो, अगर मैं केसी की यूनिट की बात करें, अपन केसी की इकाई क्या होगी, तो आपको पता मोल प्रति लीटर की पावर आपके पास में डेल्टा एन होगा। अब डेल्टा एन यहाँ पे अगर अपन ज्ञात करना चाहे तो डेल्टा एन, उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है, 2। क्रियाकारक के मोलों की संख्या 1 2। तो डेल्टा एन आपके पास में 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे मोल प्रति लीटर की पावर आपके पास में कितनी होगी, 0 होगी। तो जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोलेंगे केसी की इकाई होगी वो क्या होगा, इकाई रहित होगा। क्या होगा, इकाई रहित। फिर देखो एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं अपन। देखो मैंने ऐसे लिखा, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास में CaCO3, ये सॉलिड में है। और ये अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड में, ये भी सॉलिड में, और ये आपके पास में CO2 किस में है, गैस में। अगर इसके लिए मैं केसी लिखना चाहूंगा तो बताओ केसी बराबर अपन बोलेंगे आपके पास में उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान ऊपर, तो यानी उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद में ये सॉलिड है तो इसका सक्रिय द्रव्यमान इकाई होगा, और इसका सक्रिय द्रव्यमान, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो केवल क्या लिखूंगा मैं, केवल CO2 का सक्रिय द्रव्यमान। न तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट अपन केसी लिखने में शामिल करेंगे, नहीं किसको करूंगा मैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बताओ केसी आपके पास में कितना हो जाएगा, केवल केसी बराबर केवल क्या हो जाएगा, CO2 का सक्रिय द्रव्यमान होगा, या CO2 की सांद्रता होगी आपके पास में। और जैसे अगर आपके पास में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये ए आपके पास में सॉलिड में है, यहाँ पे मैंने 2B आपके पास में एक्वस में है, ये लिक्विड नहीं है, पेवर एक्वस में है। ये अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है, जैसे 3C में ये आपके पास में लिक्विड में दे रखा, और ये आपके पास में मान लो कि आपके पास में D ये किस में दे रखा, गैस में दे रखा। तो अगर इसके लिए अगर अपन साम्य स्थिरांक यानी सांद्रता के पद में अगर मैं लिखना चाहूँ साम्य स्थिरांक केसी, तो केसी बराबर अपन उत्पाद, उत्पाद में ये देखो प्योर लिक्विड में, तो इसको शामिल है नहीं करेंगे, केवल किसको शामिल करूंगा मैं, डी को। तो ये डी का सक्रिय द्रव्यमान या डी की सांद्रता, मोलों की संख्या 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे ये ए किस में है, सॉलिड में, तो इसको भी शामिल है नहीं करूंगा, केवल किसको करूंगा, बी। बी किस में है, एक्वस में, ये आपके पास में। तो इसका मतलब बी का सक्रिय द्रव्यमान और मोलों की संख्या कितनी है, 2 पावर में। यहाँ पे अगर केसी की इकाई देखेंगे तो डेल्टा एन ज्ञात करने में भी हमेशा अपन लिक्विड को और सॉलिड को शामिल नहीं करेंगे। तो डेल्टा एन यहाँ पे उत्पाद के मोलों की संख्या केवल कितनी मानूंगा, 1, और क्रियाकारक के मोलों की संख्या 2। तो आपके पास में डेल्टा एन का मान कितना जाएगा, -1। तो केसी की इकाई क्या हो जाएगी, केसी की अगर यूनिट की बात करें अपन, केसी की इकाई, तो आपके पास में मोल प्रति लीटर,
अब मोल प्रति लीटर की पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। तो इसका मतलब मोल की पावर तो आपके पास में -1 है, और लीटर ऊपर जाएगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो देखो साम्य स्थिरांक की बात करें सांद्रता के पद में अपन केसी की, तो एक तो ये याद रखना केसी लिखने में केवल अपन एक्वस फॉर्म को और केवल किसको शामिल करते हैं, गैसीय स्पीसीज को शामिल करते हैं, प्योर लिक्विड को और सॉलिड को शामिल नहीं करते। इसके अलावा केसी की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर की पावर क्या होती है, डेल्टा एन। डेल्टा एन आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये केसी रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं दाब के पद में साम्य स्थिरांक। अब दाब के पद में साम्य स्थिरांक लिखते हैं तो अपन बोलते हैं दाब के पद में जो साम्य स्थिरांक लिखा जाता है केपी बराबर है, अपन बोलते हैं आंशिक दाब प्रोडक्ट का। ये देखो आंशिक दाब किसका, प्रोडक्ट का। और आंशिक दाब के ऊपर जो मोलों की संख्या होगी वो किसकी होगी, प्रोडक्ट की होगी, सॉरी किसकी होगी, प्रोडक्ट की। बटा इसी प्रकार आंशिक दाब आपके पास में किसका है, रिएक्टेंट का, और मोलों की संख्या रिएक्टेंट की होगी उसके घात में। तो ये आपके पास में क्या हो गया, आंशिक यानी केपी लिखने का तरीका हो गया। इसके अलावा अपन बोलते हैं इसकी जो इकाई होगी, ऊपर भी दाब है ये भी दाब है, तो ये आपके पास में एन यानी रिएक्टेंट के मोल है, ये प्रोडक्ट के मोल है। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन हो गया। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में हो या बार में हो आपके पास में दाब को तो अपन एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय, तो ये एन पी माइनस का आपके पास में क्या होगा, एन आर होगा। इसके अलावा देखो केपी लिखने में केवल गैसीय स्पीसीज को शामिल करते हैं, न सॉलिड को शामिल करेंगे, न तो यहाँ पे अपन बात करते हैं न ठोस को शामिल करेंगे, न अपन द्रव को शामिल करेंगे, न अपन एक्वस फॉर्म को शामिल करेंगे। इन तीनों को अपन केपी लिखने में शामिल नहीं करते। केवल किसको शामिल, क्योंकि गे दाब केवल किनके द्वारा, गैसीय स्पीसीज के द्वारा उत्पन्न किया जाता। तो केपी लिखने में केवल गैसीय स्पीसीज को शामिल करते हैं। देखो आंशिक दाब ज्ञात करने का तरीका होता है अवयव के मोल भिन्न इंटू कुल दाब। अवयव के मोल भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, अवयव के स्वयं के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल को अपन क्या बोलते हैं, अवयव के मोल भिन्न बोलते हैं, और अपन किसे मल्टीप्लाई करते हैं, कुल दाब से। इसके बाद में देखो अपन एक एग्जांपल की बात करें, इधर देखो अपन ने लिखा जैसे ये आपके पास में SO2 है, 2SO2 प्लस ये आपके पास में O2, ये भी किस में है आपके पास में, गैस में, ये किस में आपके पास में, गैस में। और अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है किसमें, 2SO3 किसमें, गैस में। अगर इसके लिए मैं केपी लिखना चाहूंगा तो बताओ केपी बराबर में क्या लिखूंगा, किसका आंशिक दाब, पहले उत्पाद का, उत्पाद में कौन है आपके पास में, SO3 का आंशिक दाब, मोलों की संख्या कितनी है, 2, इसके पावर में लगा दी, बटा नीचे अपन लिखेंगे आंशिक दाब किसका, क्रियाकारक, क्रियाकारक में कौन है आपके पास में, SO2, मोलों की संख्या कितनी है, 2, इंटू आंशिक दाब किसका आपके पास में, O2 का, मोलों की संख्या 1 पावर लगा है। तो ये तो आपके पास में बताओ क्या हो गया, केपी हो गया इस अभिक्रिया के लिए। और यहाँ पे अपन बात करते हैं अगर मैं केपी की यूनिट लिखना चाहूँ, केपी की इकाई, तो केपी की इकाई क्या होगी आपके पास में, केपी की इकाई की अपन बात करते हैं कि या तो एटमॉस्फेयर की पावर आपके पास में क्या होती है, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन अगर अपन ज्ञात करते हैं तो डेल्टा एन उत्पाद के मोलों की संख्या तो कितनी है आपके पास में, 2, और क्रियाकार के मोलों की संख्या कितनी है, 3, तो आपके पास में डेल्टा एन कितना आ गया, -1। तो इसका मतलब यहाँ पे इकाई होगी वो एटमॉस्फेयर इनवर्स हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो बताओ इकाई क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर इनवर्स हो जाएगी। ये किसका हो गया आपके पास में, केपी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका हो गया, केपी का, यानी दाब के पद में साम्य स्थिरांक। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो केपी और केसी में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी और केसी में संबंध की बात करते हैं तो केपी बराबर केसी, आरटी की पावर आपके पास में क्या होता है, डेल्टा एन होता है, या आर बराबर आपके पास में गैस नियंतांक होता है। इस गैस नियंतांक का मान आपके पास में 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, प्रति केल्विन है प्रति मोल। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो किस में होता है आपके पास में, केल्विन में। अब देखो क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको याद रखनी। देखो पहली कंडीशन तो आपको यूं याद रखनी है, अगर डेल्टा एन का मान अगर आपके पास में 0 हो, डेल्टा एन का मान क्या हो, 0 हो, तो केपी और केसी में क्या संबंध हो सकता है। तो अगर डेल्टा एन का मान 0 होगा इसका मतलब अपन बोलेंगे केपी बराबर आपके पास में केसी, और यहाँ पे आरटी की पावर आपके पास में कितनी हो जाएगी, 0। जब अपन बोलेंगे आरटी की पावर आपके पास में 0 होगी, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या होगा, केपी बराबर है केसी होगा। तो अगर डेल्टा एन यानी मोलों की संख्या में अंतर अगर 0 हो तो केपी बराबर क्या होगा आपके पास में, केसी होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है आपके पास में, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो, तो अगर डेल्टा एन का मान ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास में केपी ग्रेटर देन होगा किससे, केसी से, केपी ग्रेटर देन होगा किससे, केसी से। और तीसरी कंडीशन अपन ये बोलते हैं, अगर डेल्टा एन का मान लेस देन 0 हो, तो अगर 0 से क्या हो, कम हो, तो आपके पास में अब की बार बोलेंगे केसी ग्रेटर देन होगा किससे, केपी से। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है यहाँ पे।
तो डेल्टा एन के आधार पे तीन कंडीशन ये होगी, अगर डेल्टा एन का मान 0 होगा तो केपी बराबर केसी होगा, अगर डेल्टा एन 0 से बड़ा होगा तब अपन बोलेंगे केपी बड़ा होगा किससे, केसी से, और अगर अपन बोलेंगे डेल्टा एन लेस देन 0, अगर 0 से छोटा होगा तो अपन बोलेंगे केसी बड़ा होगा किससे, केपी से। ये अनुपात के भी यहाँ पे अपन यूं भी बोल सकते हैं, अगर इसके लिए जैसे कंडीशन की बात करूं, अगर मैं केसी बटा केपी का अनुपात देखना चाहूं तो बताओ बड़ा कौन है, केसी। तो केसी बटा केपी का जो आपके पास में रेशियो आएगा ये ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और इसी कंडीशन के लिए अगर डेल्टा एन का मान 0 से छोटा और यहाँ पे मैं केपी बटा केसी का अगर रेशियो देखना चाहूँ तो अपन को पता केसी बड़ा और केपी छोटा, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, लेस देन 1 होगा, क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जबकि अगर डेल्टा एन का मान 0 इनके लिए केपी बराबर केसी बराबर है, तो केपी बटा केसी का जो आपके पास में रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो रेशियो से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो अपन आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए केपी बटा केसी, केपी बटा केसी आपको क्वेश्चन पूछा, केपी बटा केसी लेस देन 1 है। अब ये लेस देन 1 कब हो सकता है, जब इसका मतलब केसी बड़ा है और केपी छोटा है। इसका मतलब आपके पास में यहां पूछा है केसी ग्रेटर देन हो किससे, केपी से। और ऐसा कौन से अभिक्रियाओं के लिए होता है, जिनके लिए अपन बोलता है डेल्टा एन का मान आपके पास में क्या हो, लेस देन हो, यानी 0 से क्या हो, छोटा हो। अब आपको ऐसी अभिक्रियाएं देखनी है, यानी डेल्टा एन का मान लेस देन 0, वही तो अभिक्रियाओं के लिए केपी बड़ा होगा किससे, केसी से। इस अभिक्रिया के लिए, पहली अभिक्रिया के लिए अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एन का मान देखे तो उत्पाद के मोलों की संख्या 2 और क्रियाकारक के मोलों की भी संख्या 2, तो 2 - 2 आपके पास में कितना हो जाएगा, 0। यानी पहली अभिक्रिया के लिए अपन बोल सकते हैं केपी बराबर क्या होगा, केसी होगा। दूसरी अभिक्रिया के लिए अगर अपन डेल्टा एन का मान देखें तो डेल्टा एन का मान उत्पाद के मोलों की संख्या 2 है और क्रियाकारक मोलों की संख्या 1 है, तो बताओ डेल्टा एन का मान कितना गया, 1। तो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब केपी बड़ा होगा केसी से, केपी बड़ा होगा किससे, केसी से। जबकि आपको क्वेश्चन पूछा है कि केसी बड़ा होना चाहिए किससे, केपी से। इस अभिक्रिया के लिए अपन नेक्स्ट अभिक्रिया के लिए बात करें, इस अभिक्रिया के लिए देखो यहाँ पे अगर अपन तीसरी अभिक्रिया के लिए बात करते हैं तो ये थोड़ी सी अभिक्रिया क्या है, ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलत है, मैं सही कर देता हूँ, आप यूं करना, ये आपके पास में SO3 है, यहाँ पे क्या है, SO3। देखो बच्चों SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखो इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए अपन डेल्टा एन की बात करें तो उत्पाद के मोलों की संख्या 1 और क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी है आपके पास में, 1.5 ही तो है। ये देखो आधा मोल आपके पास में ऑक्सीजन का, 1 मोल किसका, SO2 का। तो यहाँ पे डेल्टा एन का मान कितना आएगा, माइनस का हाफ आएगा, माइनस का हाफ आएगा। इसका मतलब डेल्टा एन आपके पास में क्या, लेस देन 0, 0 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोलेंगे के सी बड़ा होगा किससे, केपी से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में, तीसरा ऑप्शन। चौथी अभिक्रिया के लिए तो आपको पता है डेल्टा एन उत्पाद के मोलों की संख्या 2 और क्रियाकारक के मोलों की संख्या 1, तो डेल्टा एन का मान कितना आया, 1। तो इसका मतलब डेल्टा एन बड़ा है 0 से, चौथी अभिक्रिया के लिए। इसका मतलब केपी बड़ा होगा किससे, केसी से। जबकि आपको क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए केसी बड़ा है किससे, केपी से। फिर देखो अभिक्रिया H2 + I2 अभिक्रिया चेंज हो रही है 2HI। 500 केल्विन ताप पर केसी का मान आपके पास में 50 दे रखा, तो इसी ताप पर केपी का मान क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा एन का मान कितना है, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन बराबर कितना है, 0। जब डेल्टा एन का मान 0 होता है तो अपन बोलते हैं केपी बराबर क्या होता है, केसी होता है। तो जब केसी का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 50 दे रखा, तो केपी का मान भी कितना होगा, 50 ही होगा। केपी का मान भी कितना होगा, 50 होगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो यूं भी पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये दिया, जैसे आपके पास में अभिक्रिया लिखे N2 आपके पास में किसमें है, गैस में, प्लस ये आपके पास में 3H2 किसमें है, गैस में, और ये अभिक्रिया आपके पास में चेंज हो रही है किसमें, 2NH3 किसमें, गैस में। इसके लिए अगर आपके पास में क्वेश्चन पूछे केपी व केसी में संबंध होगा, केपी व केसी में संबंध होगा, संबंध होगा, अगर केपी और केसी में संबंध के क्वेश्चन पूछे तो देखो सबसे पहले आपको पता केपी बराबर आपके पास में केसी और ये आरटी की पावर आप क्या लगाते हो, डेल्टा एन। यहां सबसे पहले अपन डेल्टा एन की बात करें तो डेल्टा एन उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है, 2, और जबकि क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी है, 4। भाई 3 और 1 4, तो डेल्टा एन का मान कितना आएगा, -2 आएगा, -2। इसका मतलब पहली बात तो यूं याद होनी चाहिए, डेल्टा एन लेस देन 0 है, 0 से क्या है, छोटा। जब 0 से छोटा होता तो अपन बोलते हैं केसी बड़ा है आपके पास में किससे, केपी से। पहली बात तो ये। इसके बाद में अगर अपन संबंध की बात करें तो मैं यूं भी लिख सकता हूं केपी बराबर आपके पास में केसी, और आरटी की पावर यहां पे कितनी लगा सकता हूं आपके पास में, -2। ये देखो -2।
अब आर टी की पावर -2 अगर इसको मैं नीचे अगर ले आऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, केपी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, के सी। और आर टी की पावर यहाँ पे आपके पास में पावर कितनी कर दी मैंने, 2 कर दी, ये आपके पास में। इसके अलावा अगर मैं इसको उधर अगर आपके पास में केपी से अगर मैं वज्र गुणा करूं तो बताओ क्या लिख सकता हूँ, केपी इंटू आपके पास में आर टी की पावर आपके पास में 2 है बराबर आपके पास में के सी। अगर मैं आर टी की पावर आपके पास में आर टी को इधर अगर ज्ञात करना चाहूं तो आपके पास में केपी को उधर पक्षांतरण कर दूंगा तो के सी बटा आपके पास में क्या हो जाएगा, केपी। अगर मैं आर टी यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर हटाता हूं तो उनका क्या कर दूंगा, मैं अंडर रूट कर दूंगा, तो आपके पास में के सी बटा केपी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो कई बार क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, देखिए इनमें से कोई सा भी एक संबंध लिख के आपको पूछते हैं कि केपी और केसी में कौन सा संबंध सही है या नहीं है। जैसे अभिक्रिया लिख दिया आपके पास में N2+3S2, इस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में कौन सा संबंध सही होगा और कौन सा संबंध गलत है। तो सभी प्रकार के संबंध आपको पता होना चाहिए, इंटरचेंजेस आपको आने चाहिए। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, साम्य अवस्था पर केपी और केसी की गणना की बात करें। इससे पहले देखो एक क्वेश्चन की अपन और बात करें, जैसे कोई भी क्वेश्चन है आप लोग, जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी है आपके पास में, जैसे अभिक्रिया आपके पास में PCl5, ये आपके पास में गैस में PCl5, ये अभिक्रिया चेंज हो रही है आपके पास में किसमें, PCl3 प्लस है Cl2 में, गैस में, ये भी आपके पास में गैस। मैं ऐसे बोलूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस अभिक्रिया के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसी का मान 50 है, केसी का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 50 है। इसी ताप पर, इसी ताप पर, इसी ताप पर केपी का मान होगा, केपी का मान होगा। अब केपी के मान क्या होगा अगर आपको ये ज्ञात करना, तो आपको पता है देखो फॉर्मूला क्या होता है, केपी बराबर है केसी, और आरटी की पावर आपको पता है क्या आएगा, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन यहाँ पे आपको पता है उत्पादक मोलों की संख्या 2 और क्रियाकार मोलों की संख्या 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एन आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2-1 हो जाएगा, 2-1, तो आपके पास में डेल्टा एन कितना आ जाएगा, 0। वो डेल्टा एन कितना जाएगा आपके पास में, 1, सॉरी। केपी आपको ज्ञात करना है, केसी का मान 50 दे रखा है, गैस नियंत्रण का मान आपको पता है 0.082 इंटू टी का मान, ये किस में दे रखा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा। केल्विन में चेंज करना आपको, तो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करूंगा तो अपन को पता केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी 27 डिग्री है आपके पास में, इसमें 200 थे ऐड कर दूं तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। तो टेम्परेचर आपके पास में 300 केल्विन, ये देखो। अब आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, देखो ये 2 जीरो से अगर मैं हटाता हूँ तो ये आपके पास में 8.2 हो जाएगा, यानी 50 इंटू 8.2 इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। देखो अगर अपन बात करते हैं, अगर इस पॉइंट को भी अगर जीरो से हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5 से कितना हो जाएगा आपके पास में 10, 40 से 10 कितने हो गए आपके पास में सॉरी, ये आपके पास में 10 तो 0 हो जाएगा, और ये आपके पास में 40 और ये कितना हो जाएगा 41 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में 0, ये आपके पास में 3 और ये आपके पास में, तो केपी का मान कितना हो जाएगा 1230 हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। फिर देखो साम्य अवस्था पर केपी और केसी की गणना करने के लिए, तो देखो एक तो वियोजन की मात्रा, इसको अपन वियोजन की मात्रा को अक्स या अल्फा से डिनोट करते हैं। पदार्थ के मोलों का वह अंश जो वियोजित होता है पदार्थ की क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का तरीका होता है पदार्थ के वियोजित मोल बटा पदार्थ के कुल मोल, ये अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसे वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखो कुछ अभिक्रियाएं हैं इनके लिए, देखो डेल्टा एन बराबर 0 वाली अभिक्रियाओं के लिए आपको याद रखना है कि अगर डेल्टा एन बराबर 0 वाली अभिक्रिया N2+O2, ये डेल्टा एन का मान 0 है, H2+I2 ये अभिक्रिया भी डेल्टा एन का मान कितना, 0। इनके लिए देखो केसी का फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, आपके पास में केसी बराबर 4x² बटा a माइनस का x और b माइनस, यहाँ पे ये a जब प्रारंभ में N2 के a मोल माने और O2 के कितने माने, b मोल, इसके भी प्रारंभ में a मोल माने और इसके कितने माने, b। अगर अपन ए बी न मानकर अगर प्रारंभ में इसके भी 1 मोल मानूं और इसके भी 1 मोल मानूं, तब तो आपके पास में केसी का फॉर्मूला हो जाएगा, केसी बराबर आपके पास में 4x² बटा आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है डेल्टा एन का मान 0 है, इसका मतलब केपी बराबर क्या होगा आपके पास में, केपी बराबर क्या होगा, केसी होगा। तो जब केसी का फॉर्मूला 4x² बटा 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो केपी का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, 4x² बटा या तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, या इसको मैं केपी बराबर, अगर मोलों की संख्या प्रारंभ में अगर मैं एक 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 मानता हूँ a और b नहीं मानता, तब आपके पास में 4x² बटा आपके पास में कितना कर दूंगा, 1 माइनस एक्स का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं
डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, तो इन अभिक्रियाओं के लिए आपको PCl5 और PCl3 तो डेल्टा एन का मान ग्रेटर देन जीरो है ना, तो इनके लिए अगर अपन केसी की बात करते हैं तो अक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस अक्स भी हो जाएगा, और केपी बराबर आपके पास में अक्स स्क्वायर बटा पी। ये देखो कुछ अभिक्रियाओं के लिए केपी और केसी के ये सीधे संबंध आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्या करने हैं, याद। यहाँ पे देखो वियोजन की मात्रा होगी ना, वियोजन की मात्रा, ये वियोजन की मात्रा अपन ये बोल सकते हैं कि वियोजन की मात्रा अक्स स्क्वायर है ना, ये आपके पास में आयतन के, इसका मतलब अक्स होगा वो आयतन के वर्गमूल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी वियोजन की मात्रा होती है ना वो आयतन के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं जो वियोजन की मात्रा है ना अक्स स्क्वायर, ये आपके पास में दाब के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब वियोजन की मात्रा अक्स है ना, ये दाब के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस अभिक्रिया में आपको यूं पूछ ले कि अगर मैं पात्र का आयतन है, जैसे यही क्वेश्चन देके पूछ ले कि पात्र का आयतन 16 गुना बढ़ाने पर, पात्र का आयतन कितना, 16 गुना आयतन बढ़ा दे अपन, कितना गुना, 16 गुना आयतन अगर बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा आयतन के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती। तो 16 गुना आयतन बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब आपके पास में अक्स होगा वो आयतन आपके पास में 16 गुना, इसका मतलब 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4, तो वियोजन की मात्रा 4 गुना बढ़ जाएगी। जबकि दाब 16 गुना बढ़ाता तो वियोजन की मात्रा 4 गुना क्या हो जाती, कम हो जाती। इसके अलावा अपन बात करते हैं एक अभिक्रिया जिनके लिए डेल्टा एन का मान लेस देन जीरो, तो ये अमोनिया वाली अभिक्रिया के लिए आपके पास में N2, थोड़ी ये प्रिंटिंग में गलती है, सॉरी, N2, यानी अभिक्रिया ये अपन बात करें N2 प्लस 3s2, और ये अभिक्रिया चेंज किस में हो रही है आपके पास में, 2NH3 में। आपके पास में इस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में आपको संबंध देखना है, तो ये आपके पास में केसी का संबंध आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा, और ये आपके पास में किसका संबंध याद रखना है, केपी का। एक अभिक्रिया और नीचे दे रखी है SO2 वाली, इस अभिक्रिया के लिए भी केसी और केसी के संबंध आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार केपी और केसी में के क्या करते हैं, संबंध पूछते हैं सीधे। पर केपी का मान क्या होगा, संबंध भी पूछते हैं, इसके अलावा केपी और केसी की गणना करते हैं तो साम्य अवस्था पे केसी का मान पूछते हैं या किसका मान पूछते हैं, केपी का मान पूछते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन का मान जीरो होता है उनके लिए स्थिर दाब और आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर वियोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। तो बताओ अगर इस ये अभिक्रिया इसके लिए डेल्टा एन का मान देखे तो डेल्टा एन का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो। तो इन अभिक्रियाओं के लिए अगर स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अगर अपन अक्रिय गैस मिलाएंगे तो वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन का मान जीरो होता है उनके स्थिर दाब या स्थिर आयतन पर अगर अपन अक्रिय गैस मिलाते हैं तो वियोजन की मात्रा क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। अब अपन बात करते हैं देखो दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा आपके पास में अभिक्रिया दे रखी है, देखो आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है S2, ये भी आपके पास में गैस है CO2 गैस, और ये आपके पास में H2 गैस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में जेट 2016 में, ये जेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभिक्रिया में आपको पूछा कि साम्य पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्या होगा। तो देखो इस टाइप की क्वेश्चन अगर अपन करना चाहे, अगर साम्य अवस्था पर आपको आंशिक दाब पूछे तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले एक बार रिएक्शन दोबारा देख लेते हैं, रिएक्शन दे रखी है, देखो आप देखो रिएक्शन दे रखी है आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके पास में गैस में, ये आपके पास में H2, ये भी वेपर है आपके पास में गैस में, ये चेंज किस में हो रही है आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये आपके पास में H2 गैस। और क्वेश्चन में क्या पूछा आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब पूछा साम्य पर। तो देखो साम्य पर अगर आंशिक दाब ज्ञात करना चाहिए तो सबसे पहले तो देखो आपको प्रारंभ में मोल की बात करते हैं, प्रारंभ में मोल। तो प्रारंभ में अगर मोल की बात करें तो प्रारंभ में अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने मान लेते हैं, 1, एस्ट्रो के भी कितने मोल मान लेते हैं, 1। अभिक्रिया जब प्रारंभ ही नहीं हुई इसका मतलब उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी होगी आपके पास में, 0 होगी। वियोजन की मात्रा मान लो आपके पास में x है, तो साम्य पर जो मोल होंगे आपके पास में, साम्य पर मोल, साम्य पर मोल, तो साम्य पर अगर मोल की बात करूं तो साम्य पर मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे वियोजन की मात्रा अगर अपन x मानते तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आपके पास में मोल कितना आपके पास में 1, तो वियोजन यहाँ पे ये कितने बन जाएंगे, x, और S2 भी कितना बन जाएगा आपके पास में, x बन जाएगा। तो साम्य पर मोल की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल 1 माइनस एक्स हो जाएंगे, S2 के भी 1 माइनस एक्स हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के x और S2 के x। अगर अपन साम्य पर कुल मोल ज्ञात करना चाहे, देखो साम्य पर कुल मोल, साम्य पर अगर मैं मिश्रण के कुल मोल ज्ञात करना चाहूँ, साम्य पर कुल मोल या मिश्रण के मोल अगर अपन ज्ञात करना चाहे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का x प्लस 1 माइनस का x प्लस x प्लस x।
देखो प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, इस प्लस एक्स से ये आपके पास में माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 1 और 2 कितने हो गए आपके पास में 2। तो साम्य पर कुल मोल कितने आ गए आपके पास में 2। तो अब आपके पास में अगर अपन आंशिक दाब ज्ञात करना चाहिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आंशिक दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला भी अपन ने देखा था जब केपी लिखने का तरीका देखा था। तो अपन ने लिखा था कि अवयव के स्वयं के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो अगर यहां पे अपन आंशिक दाब CO2 का ज्ञात करें तो अवयव के स्वयं के मोल तो कितने, देखो साम्य पर खुद के मोल तो कितने थे आपके पास में x, और कुल मोल कितने हैं आपके पास में 2, और इनटू कुल दाब आपके पास में कितना है P है। तो बताओ आंशिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, खुद के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल इंटू कुल दाब P। तो अगर यही क्वेश्चन अपन ये अभी देखा था तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में, x बटा 2 इंटू पी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ये जेड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, वही डेल्टा एन की कंडीशन है जो अभी अपन ने पढ़ी थी 3 अभिक्रिया, अगर डेल्टा एन का मान ग्रेटर देन अगर 0 हो तो स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर दाब बढ़ता है तथा वियोजन की मात्रा क्या होती है, घटती है। और इसी प्रकार आपके पास में स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर आयतन बढ़ता है तो वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन का मान लेस देन 0 हो उनके लिए अपन बोलेंगे वियोजन की मात्रा होगी वो आयतन के तो समानुपाती होगी और दाब के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये कोई ज्यादा इतना वो नहीं है, देख लेना एक बार। अब देखो एक चीज और याद रखनी है आपको, वियोजन की मात्रा तथा वाष्प घनत्व में संबंध, द्रव्यमान में भी संबंध बताते हैं अपन। तो वियोजन की मात्रा और वाष्प घनत्व में जो संबंध होता है ना वो होता है ये अक्स आपके पास में वियोजन की मात्रा dt, यहाँ पे ये थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक वाष्प घनत्व है, ये d0 है, इसको अपन बोलते हैं d0 यानी ऑब्जर्व है, क्या ये आपके पास में ऑब्जर्व आपके पास में वाष्प घनत्व है। और n बराबर यहाँ पे ये जो n है, n का मतलब है वियोजन के बाद प्राप्त कणों की संख्या है, वियोजन के बाद प्राप्त कणों की संख्या, प्राप्त कणों की संख्या है n। तो देखो ये वियोजन की मात्रा और किस में संबंध हो गया आपके पास में, वाष्प घनत्व में संबंध हो गया। यहां से भी देखो क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन दे रखा जैसे अभिक्रिया PCl5 और ये अभिक्रिया चेंज हो रही है PCl3 + Cl2 में, साम्य अवस्था पर PCl5 का वाष्प घनत्व कितना दे रखा है 70। तो साम्य अवस्था पर वियोजन की मात्रा क्या होगी, PCl5 का अणुभार आपके पास में कितना दे रखा है 208 दे रखा है। तो देखो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए वियोजन की मात्रा पूछिए आपको इस क्वेश्चन में, वियोजन की मात्रा क्या होगी। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या, x बराबर आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है d माइनस यानी dt माइनस अपन क्या लिखते हैं d0 अपॉन अपन क्या लिखते हैं d0 और ये आपके पास में n माइनस का 1। देखो सैद्धांतिक वाष्प घनत्व अपन dt ज्ञात करते हैं ना, तो ये dt ज्ञात करने का तरीका होता है अणुभार। यहाँ पे PCl5 का अपन ज्ञात करेंगे तो अणुभार अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। तो PCl5 का अणुभार कितना दे रखा 208 दे रखा है, इसमें कितने से डिवाइड कर दे 2 से, तो आपके पास में सैद्धांतिक कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। D0 आपके पास में दे रखा है, ये प्रायोगिक मान दे रखा है, देखो D0 का यानी आपके पास में प्रायोगिक वाष्प घनत्व का मान कितना दे रखा 70 दे रखा, कितना दे रखा 70। और n की वैल्यू आपको अभिक्रिया में पता, देखो वियोजन के बाद में कितने आपके पास में PCl5 है, इसका 1 मोल वियोजित होते हैं तो उत्पाद के कितने मोल प्राप्त हुए आपके पास में 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 2 हो गई। तो यहाँ पे अक्स की मात्रा ज्ञात करनी है आपके पास में वियोजन की मात्रा, तो dt का मान तो कितना आपके पास में 104, d0 यानी प्रायोगिक वाष्प घनत्व का मान कितना आपके पास में 70, और ये आपके पास में 70 है और ये आपके पास में 2 माइनस का 1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में ये तो ऊपर तो 34 बचा आपके पास में और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास में ये 70। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बताओ 34 में नहीं जाएगा, 340 में कितनी बार चला जाएगा आपके पास में, कितनी बार चला जाएगा 4 बार। तो ये 0.4 आपके पास में क्या आ जाएगी, वियोजन की मात्रा आ जाएगी। अगर प्रतिशत में ज्ञात करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आगे कैलकुलेशन कर लेना। इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन दे रहेगा PCl5 अभिक्रिया PCl3 + Cl2 में साम्य अवस्था पर PCl5 के वियोजन की मात्रा आपकी बार 70% दे रखी है, वियोजन की मात्रा दे रखी है। तो साम्य अवस्था पर PCl5 का क्या पूछा, अब की बार वाष्प घनत्व पूछा। तो अब की बार अक्स देके आपके पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा वो d0 पूछा है यानी प्रायोगिक वाष्प घनत्व पूछा है। तो देखो फॉर्मूला आपको पता, अक्स बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा dt माइनस का d0 अपॉन d0 और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा n माइनस का 1। तो देखो dt तो आपको पता ही है सैद्धांतिक वाष्प घनत्व अपन अणुभार से ज्ञात करते हैं, तो अणुभार से अपन ने ज्ञात किया था तो ये कितना आया था अपने पास में 104, और d0 आपको ज्ञात करना है, वियोजन की मात्रा अक्स 70% दे रखी है तो प्रतिशत को उठाने के लिए बटा 100, तो ये आपके पास में कितना हो गया 0.7 दे रखी है वियोजन की मात्रा।
एन की वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो अगर अक्स की वैल्यू तो अपन कितनी रखते हैं आपके पास में 0.7, और डी टी की वैल्यू आपके पास में 104 है, माइनस डी जीरो आपको ज्ञात करना है, प्रायोगिक वाष्प घनत्व है, और ये डी जीरो आपको ज्ञात करना ही है, और ये एन की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में 1 हो जाएगा। तो देखो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास में कितना हो जाएगा 0.7 डी जीरो, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 104 माइनस का आपके पास में डी जीरो हो जाएगा, 104 माइनस का डी जीरो। इस डी जीरो को इधर पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आपके पास में 0.7 डी जीरो, और ये आपके पास में प्लस का डी जीरो बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 104। अब बताओ ये आपके पास में टोटल कितना हो गया 1.7, ये एक है ना आपके पास में यहाँ पे, तो 1.7 हो जाएगा। तो अगर मैं डी जीरो ज्ञात करना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 104 बटा आपके पास में कितना हो जाएगा 1.7। तो बताओ यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, प्रायोगिक वाष्प घनत्व ज्ञात कर सकते हो। तो देखो यहाँ से जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आपके पास में देखो अक्स की वैल्यू देके, यानी वियोजन की वैल्यू देके, अगर वियोजन की मात्रा देके आपके पास में डी जीरो ज्ञात करवा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है, डी जीरो देके आपके पास में और आपको क्या कर सकता है, वियोजन की मात्रा पूछ सकता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन, ये भी जेड 2000 अगर अपन बात करें, ये दोनों वाले क्वेश्चन है। अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो ये वाले क्वेश्चन अपन बात करते हैं तो ये कंटिन्यू आए हुए हैं, एक बार जेड 2013 में आया और एक आपके पास में जेड 2014 में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन जेड 2013 और 14 में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे, ये दोनों। तो ये सामने वाले चैप्टर में आपको देखो